नमस्कार साथियों, मैं सचिन बोंद्रिया कृषक जगत किसान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि अगला जो रबी सीजन हमारा आ रहा है, इस कठिन परिस्थिति कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों के बीच में जो आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और समय से लड़ रहे हैं, और फिर भी हमारे देश में खाद्यान्न की पूर्ति पूरी तरह से आप लोग कर रहे हैं, और जो श्रम आप कर रहे हैं उसका अधिक से अधिक आप लोगों को भी लाभ पहुंचे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी यह सुदृढ़ बनाए। इसके लिए आज हमने रबी सीजन शुरू होने के पहले डॉक्टर साईं प्रसाद जी को आज हमने आमंत्रित किया है इस सत्र में कि वो आज हमारे साथ रबी सीजन में गेहूं के बारे में आपको विशेष जानकारियां देंगे, गेहूं की नई किस्मों के बारे में जानकारियां देंगे, और साथ में ही गेहूं से जुड़ी हुई जो भी उत्पादन बढ़ाने की जो तकनीक है उसके बारे में आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर साईं प्रसाद जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार साईं प्रसाद जी। नमस्ते। तो किसान भाइयों, इस सत्र को चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब का भी परिचय करा दूं। पिछले कई वर्षों से डॉक्टर साहब यहाँ गेहूं अनुसंधान केंद्र, जो आईआरआई का एक बड़ा महत्वपूर्ण सेंटर है, जिसको आज 70 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, शायद 73 वर्ष हो गए हैं। और यहाँ गेहूं की जो किस्में जो यहाँ से इजाद हुई हैं, जो पूरे देश में फैली हैं, चाहे वो कठिया गेहूं हो, और यहाँ के इस संस्थान को जिसको डॉक्टर साईं प्रसाद जी हेड कर रहे हैं, अभी यहाँ के प्रमुख हैं, इसका बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे कठिया गेहूं की आपने वैरायटी सुनी हो जो यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है, इसका बेकरी में सबसे ज्यादा यूज होता है, कम पानी की किस्में यहाँ से निकाली गई हैं। आज हम ये सारी किस्मों के बारे में और जो अभी प्रचलित किस्में हैं उन सभी के बारे में आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। साथ में मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब अपनी कॉपी और पेन निकाल के बैठें, ताकि डॉक्टर साहब जब ये महत्वपूर्ण जानकारी दें तब आप उन सब चीजों को नोट कर सकें यहाँ पर, और आगे में आपको दिक्कत ना आए। और दूसरा साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने ये जो हम जूम पे आज मीटिंग कर रहे हैं और फेसबुक पे हमारा लाइव शो चल रहा है, जिसकी फेसबुक पे रिकॉर्डिंग भी रहेगी, अगर मान लीजिए कुछ आप लिखने से वंचित हो जाएं तो आप इसको कृषक जगत के फेसबुक लाइव पे जाकर देख भी सकते हैं दोबारा। और दूसरा मेरा आपसे सभी से ये निवेदन रहेगा कि आप अपने, जब ये डॉक्टर साहब हम बोलना शुरू करेंगे तब आप अपने सभी माइक्रोफोन को म्यूट पे रखें, उसको बंद रखें, ताकि निर्बाध रूप से हम लोग डॉक्टर साहब की इस महत्वपूर्ण जानकारी का अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। और तो डॉक्टर साहब, मैं सीधे आपको आमंत्रित करता हूं, थोड़ा सा आप अपने परिचय भी दे दें आपके बारे में कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, और थोड़ा सा जैसा कि मैंने संस्थान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। मुझे याद है कि इस संस्थान के जब 70 साल हुए थे तब हमारे देश के जो कृषि क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब विशेष रूप से इस आपके इस 70 वर्षीय उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर आए थे और उनका लेक्चर भी हुआ था। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर साईं प्रसाद जी, ओवर टू यू। थैंक यू। मैं हेलो जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ, मैं प्रथम इस बोलने के पहले मैं सचिन जी को बधाई देता हूँ, बिकॉज कृषक जगत के तरफ से अपना को आमंत्रण किया इसी चर्चा के लिए। और साथ साथ अपना डॉक्टर ए.के. सिंह साहब है, एक्सटेंशन साइंटिस्ट है, वो भी इसी पैनल इसमें है। सो कभी नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है। हाँ, सो वो भी आपका प्रश्न का उत्तर देता है। सो मैं अपना संस्था के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली का एक क्षेत्रीय केंद्र इंदौर में है। ये 1951 में ये स्थापित हुआ। लगभग 69 से 70 साल इसका स्थापन होने के बाद हुआ। इसमें अपना ज्यादातर मैंडेट नया गेहूं का किस्म बनाना है और उसको विकसित करके अलग रोटी वाला गेहूं और कटिया वाला गेहूं के ऊपर अपना काम करता है। इससे अपना गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसान भाइयों को इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपना काम करता रहते इसी स्टेशन से।
अपना छोटा ग्रुप है, 8 साइंटिस्ट है इधर, और मेरा नाम है डॉक्टर साई प्रसाद। ये 2015 से मैं इसका प्रमुख के स्थान में काम कर रहे, और मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। और 2000 में इसी संस्थान में मैं एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन हुआ। अभी 20 साल हुआ इसी गेहूं के ऊपर अपना काम कर रहे। और इसके साथ साथ अपना गेहूं का उत्पादन ही नहीं बढ़ाना है, उसके साथ साथ अपना गुणवत्ता भी बढ़ाने के लिए भी कोशिश करते हैं। दैट मीन्स इसमें प्रोटीन है, आयरन और जिंक कंटेंट अपना बढ़ाने के लिए भी कोशिश होते हैं इसी स्टेशन के ऊपर। और ये अक्टूबर 1951 में स्थापित हुआ, 3 अक्टूबर 1951 में। और ये अपना स्टेशन का फोटोग्राफ है। गेहूं अनुसंधान इंदौर में गेहूं अनुसंधान का नाम से बहुत नाम है। और खुशी की बात है, अपना किसान भाइयों को बोलना चाह रहे, अपना इसी वर्ष 2019-20 में गेहूं का उत्पादन अपना देश में 108 मिलियन टन उत्पादन हुआ। ये पहले रिकॉर्ड है। कहाँ अपना 100 मिलियन टन से ऊपर अपना 108 मिलियन टन अपना प्रोडक्शन हुआ। इसमें किसान भाइयों का बहुत उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, बिकॉज रईत भाइयों किसान भाइयों के वजह से ही ये उत्पादन ज़्यादा हुआ अपना। जी। और एक अच्छी बात है, मध्य प्रदेश अपना पहले स्थान में है प्रोक्यूरमेंट में, लगभग 12 मिलियन टन अपना प्रोक्यूर करके अपना मध्य प्रदेश पहले स्थान में है। पूरा अदर स्टेट्स ये गेहूं कहाँ कहाँ उत्पादन होते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, ये पूरा से स्टेट से अपना मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोक्यूरमेंट किया इस साल, ये प्रथम स्थान में है। और अपना प्रोडक्शन आप देखिएगा मध्य प्रदेश का, लगभग 18 से 19 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन पिछले साल किया। दैट मीन्स लगभग 20% अपना टोटल गेहूं का उत्पादन, देश का गेहूं का उत्पादन 20% के आसपास अपना मध्य प्रदेश से गेहूं उत्पादन हुआ। जी हाँ, अपना प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। दैट मीन्स कितना क्विंटल पर हेक्टेयर भी अपना को धीरे धीरे बढ़ रहे। लगभग 32 क्विंटल पर हेक्टेयर के एवरेज उत्पादन अपना मध्य प्रदेश स्टेट किया। उसमें इसी स्टेशन का क्षेत्रीय केंद्र इंदौर गेहूं अनुसंधान संस्थान का किस्म लगभग 40% एरिया स्प्रेड हुआ अपना मध्य प्रदेश में। दैट मीन 2.5 मिलियन हेक्टेयर के लगभग अपना किस्म का स्प्रेड हुआ। उसमें लगभग 8 मिलियन टन का प्रोडक्शन अपना क्षेत्र का किस्म से मिल रहे मध्य प्रदेश के लिए। उसके साथ साथ 14% इसी एरिया में अपना को डुरम व्हीट, कटिया गेहूं का उत्पादन हो रहे। और धीरे धीरे अपना का लोकवन का एरिया धीरे धीरे कम हो रहे, 8 से 10%, 15% के हिसाब एस्टिमेट हो रहे। और एक इस संस्थान से रिलीज हुआ 2 वेराइटी, आप लोग को भी परिचित होगा, HI 1544 पूना का नाम से बहुत प्रसिद्ध है, और HI 8713 पूसा मंगल का नाम से प्रसिद्ध है। ये दोनों किस्म देश में सबसे ज्यादा इंडेंट वाला वेराइटी, 10 वेराइटीज के अंदर 2 वेराइटी अभी इसी क्षेत्र इंदौर से हो रहे। और DW 366 ये भी किस्म अपना को अच्छा इंडेंट आ रहे। अपना मनी के रूप में देखेगा मध्य प्रदेश से अपना गेहूं का 33,000 करोड़ का लगभग इसका एकेडमिक वर्थ है। और अपना IRA का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का किस्म के साथ 13,204 करोड़ अपना को इससे पैसा मिल रहे स्टेट गवर्नमेंट को। लगभग अभी 70 साल में अपना लगभग 37 वेराइटीज अपना गेहूं का रिलीज किया। उसमें अपना रोटी वाला गेहूं भी है और कटिया वाला गेहूं है। रोटी वाला गेहूं 21 किस्म अपना इसी क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्र के लिए अपना विकसित करवाया, और 16 कटिया गेहूं का किस्म भी इसी स्टेशन से अपना को विकसित हुआ। उसमें नई वेराइटीज अपना 2001 से 2015 के अंदर अपना इसी स्टेशन से 8 वेराइटी 8 किस्म विकसित हुआ। उसमें आप लोग का मालूम है अमृता HI 1500 है, एक
कम पानी वाला के, कहाँ रेनफेड एरिया है, कहाँ पानी नहीं है, उसी एरिया के लिए HA1500 अमृता विकसित हुआ। HA1531 1531 अर्सिता का नाम से, ये भी कम पानी का किस्म, अब जल्दी बोने में, अक्टूबर में बो के आपको 1-2 पानी में आपका ज्यादा पैदावार देने वाला किस्म है 1500 और 1531। और एक कटिया गेहूं में मालव कीर्ति का नाम से HA8627 का नाम से भी एक वैरायटी विकसित हुआ। और समय में बुआई करने का किस्म है, एक स्वर्णा है HA14 है, और HA1544 पूना का नाम से भी एक रिलीज हुआ। ये आप लोग को मालूम है, ये पूना वैरायटी बहुत एरिया अपना स्प्रेड हुआ। किसान भाइयों भी बहुत पसंद किया इस वैरायटी का, बिकॉज इस वैरायटी का दाना बहुत सुंदर है और सर्वदी का गुणवत्ता है इसके अंदर। और साथ साथ कटिया गेहूं में अपना पोषण है, पोषक का नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। पोषण का नाम है इसका HA8663 कटिया गेहूं का किस्म है, और HA8713 पूसा मंगल का नाम से है। 2015 के बाद लगभग 5 साल के अंदर अपना क्षेत्रीय केंद्र इंदौर से लगभग 12 किस्म अपना विकसित किया। इसमें ब्रेडवीट वैरायटी से लगभग 8 वैरायटी है, और कटिया गेहूं में 5 किस्म नया किस्म उत्पादन विकसित हुआ ये 5 साल के अंदर। ये नया किस्म है, इसमें आपका पूसा उजाला HA1605 का नाम से है। ये कम पानी में सरबती गेहूं का गुणवत्ता है इसके अंदर, और कम पानी में इसका ज्यादा उत्पादन देते हैं। और आप इसके ज्यादा इरिगेशन देने से भी ये गिरता नहीं है, और लगभग 50 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर का उत्पादन देने का किस्म है। और इसके बाद अपना HA8777 है, कटिया गेहूं का वैरायटी है। ये भी कम पानी में अच्छा गुणवत्ता है, इसमें ज्यादा आयरन भी है, जिंक भी है, और इसके अंदर कैरोटीन कंटेंट ज्यादा है। दैट मीन्स गुणवत्ता ज्यादा है इस किस्म में। पैदावार के साथ साथ अपना को क्वालिटी भी ट्रेड्स मिल रहा है इसमें। और नया अभी पिछले साल ही रिलीज हुआ 1612, ये के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए रिलीज हुआ। 1620 पूसा गेहूं 1620 का नाम से है, 1600 पूसा गेहूं 1628 का नाम से 2 किस्म रिलीज हुआ। ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए कम पानी में ज्यादा उत्पादन देने वाला किस्म है। और 2 किस्में पूसा गेहूं 8802 है, पूसा गेहूं 8805 है। ये 2 किस्म कटिया गेहूं में रिलीज हुआ पिछले साल, उसमें भी गुणवत्ता ज्यादा है। ये अपना महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु का एरिया के लिए रिलीज हुआ। बट ये दोनों किस्म अपना मध्य भारत में भी अच्छा उत्पादन देने वाला किस्म है। और साथ साथ समय में बुआई करने वाला में कटिया गेहूं का 2 किस्म अभी बहुत अच्छा किसान भाइयों के पास में बहुत पॉपुलर हुआ। वो पूसा अनमोल का नाम से HA8737 का नाम, और पूसा तेजस एक नया किस्म है पिछले साल। इसको इतना किसान भाइयों पसंद किया, एरिया भी धीरे धीरे बढ़ रहे। HA8759 पूसा तेजस का नाम से ये अच्छा उत्पादन भी दे रहे, लगभग 60-65 से ज्यादा ही पर हेक्टेयर इसका उत्पादन हो रहा है जी। अभी एक नया किस्म और एक 1621 है। ये पूर्व उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के लिए अपना देरी से बुवाई करने के लिए एक वैरायटी रिलीज किया है HA16। इसको मैं बताएगा आगे स्लाइड्स में। और इसी साल अभी अगस्त 24-25 में अपना इसी क्षेत्र से 2 किस्म आइडेंटिफाई हुआ। एक HA1633 1633 है और 34 है। ये दोनों अभी नया किस्म है, 1 महीने के पहले ये दोनों आइडेंटिफाई हुआ। ये इसका आप समय में भी और डेयरी के लिए भी बुआ सकते। और 1544 के साथ साथ ये वैरायटी भी अच्छा गुणवत्ता का वैरायटी है और अच्छा उत्पादन देने का किस्म है। सो नवीन प्रजातियों के खेती का क्या लाभ है? बिकॉज इसमें क्या है ना, अधिक उत्पादन देगा। बिकॉज लोकवन बहुत पुराना हो गया, सुजाता C306 और लोकवन ये 20 से 30 साल पुराना हो गया। सो अभी नया किस्म का खेती करने से किसान भाइयों को क्या लाभ होगा? अधिक उत्पादन है,
और कम लागत से और उच्च गुणवत्ता है इसके अंदर और अधिक बाजार भाव भी है। सपोज 1544 का भी अच्छा भाव मिल रहा है। उत्तम अनुकूल क्षमता है बिकॉज इसका सूखे में भी बो सकते हैं और तापरोधी भी, दैट मीन्स हीट टॉलरेंट भी है इसके साथ। और ये नया किस्म पूरा अपना को रोग निरोधी प्रतिरोधी है। दैट मीन्स इसमें आपका रोग ज्यादा नहीं आते। तो इस वजह से आपका किसान भाइयों को ज्यादा कीमत केमिकल्स स्प्रे करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। नवीन किस्म के प्रजातियों के खेती के लाभ है, यही आपको दिखाना चाह रहे हैं। इसमें अभी नया वेराइटी से पूसा उजाला 1605 है, ये 2017 में विकसित हुआ। ये कम पानी में आपका 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर देने का किस्म है और इसमें पानी आप इरिगेशन फोन करके 3 से 4 देने से आपका लगभग 50 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर देने वाला किस्म है। HI8777 है, पूसा गेहूं 8777 का नाम से। इसमें आप देखेगा आयरन लगभग 50 ppm के आसपास है और जिंक 44 ppm है। दैट मीन्स 40 ppm से ज्यादा आयरन और जिंक रहने से आपका इसका गुणवत्ता वाला वेराइटी बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज हो जाती है। इसका लेने से आपका आयरन का डेफिशिएंसी और जिंक का डेफिशिएंसी कम कर सकते हैं अपना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में। अपना कम पानी वाला में एज ए साइंटिस्ट अपना क्या देखेगा ना, इसमें एक एक पानी देने में कितना परसेंटेज आपका उत्पादन बढ़ेगा, किस किस्म में ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा एक एक इरिगेशन देने से, उसी किस्म अपना सेलेक्ट करके आगे विकसित करते हैं। तो अपना को कम पानी वाला वेराइटी जल्दी बोने वाला किस्म में अपना को चाहिए एक इरिगेशन देने से उसका उत्पादन लगभग 20 से 25% ज्यादा होना चाहिए। उससे आपका किसान भाइयों को भी लाभ है और उत्पादन भी बढ़ेगा। वो सही समय में अपना बोएगा किस्म नवंबर का महीने में सही समय में बोने के लिए किस्में आपका 1544 है, 8663 पोषण का नाम से है, एक पूसा मंगल 8713 पूसा मंगल का नाम से है और नया किस्म है पूसा तेजस 875 है। ये पोषण है, पूसा मंगल है और पूसा तेजस कटिया गेहूं का है। इससे ज्यादा उत्पादन भी आ रहे हैं। आज का टाइम में पासा इंडस्ट्रीज इंडिया में भी बढ़ रहे। कहाँ 2000 में एक दो कंपनी से आज लगभग 15 से 16 कंपनीज अपना इंदौर के आसपास पास्ता प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दुर्रम कटिया गेहूं को उपयोग करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सो इसी के लिए उसका डिमांड भी बढ़ रहे, एरिया भी धीरे धीरे बढ़ रहे। 14% का लगभग एरिया दुर्रम वीट का बढ़ाया पूसा तेजस। इस किस्म में अपना ज्यादातर देखते हैं कम समय में ज्यादा उत्पादन देने वाला किस्म कौन सी वाला है। दैट मीन्स एक दिन में ज्यादा ईल्ड देने वाला वैरायटी वो अपना सेलेक्ट करके किसान भाइयों को अब विकसित करते। वो ये वैरायटीज अपना पूर्णा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम रन कर रहे, न्यूट्री फार्म स्कीम है। इसमें क्या है ना, गेहूं को उत्पादन करके गुणवत्ता वाला किस्म का उत्पादन करके उसको मिड डे मील्स में है और आंगनवाड़ी में है और हॉस्पिटल्स में ये सप्लाई करते हैं न्यूट्री फार्म स्कीम के अंदर। उसी स्कीम के अंदर अभी इसी क्षेत्र से दो किस्म है, एक 1544 है और एक पोषण है। ये दोनों आइडेंटिफाइड है गवर्नमेंट ऑफ न्यूट्री फार्म स्कीम में। आगे आगे अपना को और नया वेराइटीज इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसमें पूसा उजाला एक है, पूसा तेजस एक है, अभी नया और एक किस्म अभी नोटिफाई होने वाला है HI1633 1633। ये वेराइटीज पूरा गुणवत्ता का किस्म है। इसको गवर्नमेंट आगे पॉपुलराइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी आपका नया किस्म का एक छोटा इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं। पूसा गेहूं 1612 है, अपना उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगभग बिहार है, ईस्टर्न यूपी है और आगे ईस्टर्न एरिया के लिए अपना 1612 इसी क्षेत्रीय केंद्र से विकसित हुआ। ये कम पानी में लगभग 2-3 पानी में आपका 50
क्विंटल पर हेक्टेयर देने वाला किस्म है। और एक पूसा गेहूं 1620 है, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए अपना रिलीज करवाया। इसमें भी आप देखो इसका पोटेंशियल यील्ड है 60 क्विंटल के ऊपर है। यानी कम पानी में 2 से 3 पानी में आपका लगभग 60 क्विंटल का उत्पादन देने वाला किस्म है इसका। ये दोनों किस्म है, नया किस्म है। और ये अभी पिछले साल रिलीज हुआ 2019-20 जनवरी में ही रिलीज हुआ इस साल का। इसमें पूसा गेहूं 1621 है। ये देरी से बोने के लिए और उत्तर भारत में पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में ये किस्म दोनों क्षेत्र के लिए ये आइडेंटिफाई हुआ। इसमें भी आप देखना लगभग 45 क्विंटल आप जनवरी 15 के आसपास बोने के बाद भी आपका 45 क्विंटल पर हेक्टेयर देने वाला किस्म है। और एक 1628 एक किस्म है, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए अपना रिलीज करवाया। इसमें भी आप देखें 65 क्विंटल पर हेक्टेयर आपका उत्पादन देने वाला किस्म है, कम पानी में। बिकॉज इस क्षेत्र ज्यादातर ध्यान दे रहे कम पानी में, कम मैच्योरिटी में आपका ज्यादा उत्पादन देने वाला किस्म। बिकॉज आगे आगे पानी का कमी जरूर आएगा, इस वजह से कम पानी में ज्यादा पैदावार देने वाला किस्म। दैट मीन्स पर ड्रॉप मोर यील्ड। इसी ऑब्जेक्टिव में अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं एवरी ड्रॉप इज मोर इम्पोर्टेंट, पर ड्रॉप मोर यील्ड। इसी के इसमें ये वेराइटीज होते हैं आगे अपना को। और वैरायटी अपना मध्य भारत में भी लगा सकते और महाराष्ट्र, कर्नाटका और पेनिनसुलर जोन में भी लगा सकते हैं। ये पूसा गेहूं 8802 है, पूसा गेहूं 8805 है। ये दोनों किस्में कम पानी में आपका लगभग 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर देने का किस्म है। दैट मीन 2 पानी में आपका 35 से 40 क्विंटल उत्पादन ले सकते। और ये टॉलरेंट है, गर्मी से भी ये निरोधक करके अपना को ज्यादा उत्पादन देने वाला किस्म है। सो ये 2 नया किस्म है। और इसी साल अगस्त में आपका बताया मैं ऑलरेडी HA 1633 से 34 है, ये दोनों अपना को आइडेंटिफाई हुआ। अभी 10-15 दिन में इसका नोटिफिकेशन होने वाला है, ये मीटिंग होने वाला है, उसमें ये दोनों नोटिफाई होने का संभावना ज्यादा है। इसमें भी आपका आयरन, जिंक, प्रोटीन ज्यादा वाला किस्म है। प्रोटीन लगभग 12% से ज्यादा है और आयरन और जिंक 40 ppm के आसपास है इसके अंदर। सो ये अपना को बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज के नाम से ये रिलीज होने वाला वेराइटीज है। वो अच्छा उत्पादन भी है। देरी से बुआने के बाद भी आपका लगभग 45 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। दैट मीन्स आपका आलू कटने के बाद और कॉटन कटने के बाद आप ये किस्म लगा सकते। 4 पानी देने से आपका लगभग 45 से 50 क्विंटल आप उत्पादन ले सकते हैं इस किस्म से। ये नया किस्म है। ये अगले साल से आप लोग का सीड मिलने का हो सकते हैं, क्यों है ना, इस साल अपना पास सीड बनाएगा, अगले साल सीड किसान भाइयों को भी मिलने के लिए हो सकते हैं। इसके साथ साथ किस्म बनाना ही नहीं है, इसी क्षेत्र से अपना क्या क्या नया किस्म बनाया, इसका प्रजानिक बीज भी बना रहे। छोटे किसान भाइयों के पास उपलब्ध होने के लिए लगभग 1600 क्विंटल ये नया किस्म का प्रजानिक बीज बनाया। इसको अलग अलग क्षेत्र में अपना मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इवन नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, अलग स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, ये लोग को पूरा को अपना सप्लाई कर रहे हैं। आगे अपना को फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड के रूप में अपना किसान भाइयों को उपलब्ध होने के लिए सो अपना किस्म नया किस्म बनाने के साथ साथ अपना प्रजानक बीज भी बना रहे और इसमें ज्यादातर अपना सीड कंपनीज भी ले रहे, सीड गवर्नमेंट्स को भी अपना उपलब्ध कर रहे आगे इसको आगे पॉपुलराइज करने के लिए। आपका इस टेबल को देखने के लिए बताना चाह रहे हैं। इसमें अपना को पूरा जानकारी दिया, इसमें अपना कौन सी किस्में कब बोआना है, कौन सी कितना खाद देना है और कितना उत्पादन आने का एक्सपेक्टेशन है, ये पूरा इसी टेबल में अपना दिया। नया
नया नया किस्म का भी। और अपना मध्य भारत इतना अच्छी है दिन, क्यों है ना, आप उत्तर पश्चिम में जाएगा ना, पंजाब हरियाणा में, उसमें 3-4 वैरायटी पूरा क्षेत्र में कवर किया। बट अपना बहुत खुशी के बात है 15 से 20 किस्म नया किस्म अपना मध्य भारत में लगाता है। कुछ होशंगाबाद में कुछ वैरायटीज लगाते हैं, विदिशा में कुछ लगाते हैं, महाकौशल में अलग वैरायटीज लगाते हैं। सो डेट अपना इसी वैरायटीज लगाने से अपना को गिरवा आने के लिए, रोग नहीं आते हैं, अपना बचा है। इससे उत्पादन अपना को धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मध्य प्रदेश में आपको जानकारी है लगभग 6 साल से अपना कृषि कर्मण अवार्ड गेहूं के उत्पादन के ऊपर भी अपना ले रहे हैं। दैट मीन धीरे धीरे अपना 12 मिलियन टन है 2011-12 में, आज 19 मिलियन टन तक अपना उत्पादन बढ़ाया। क्यों है? क्योंकि किसान भाइयों नया वैरायटी, नया किस्म को अपनाया और उससे उत्पादन बढ़ाया। अभी अभी मैं देख रहे सचिन जी से कोई बात कर रहे हैं, वो भी बोल रहे पूसा तेजस अपना लेके आए 1544 लेके आए लगाने लिए। सो इसमें अपना टेक्निकी और क्या लगाना चाहिए? अपना को कोई भी गेहूं को लगाने के पहले सोचना चाहिए डेट कौन सी किस्म अपना सेलेक्ट करना है। कौन किस्म सेलेक्ट करने के लिए अपना को पहले परिस्थिति देखना पड़ेगा, कितना पानी अपना पास उपलब्ध है, क्या क्या सुविधा अपना के उपलब्ध है, उसी के हिसाब से अपना किस्म सेलेक्ट करना चाहिए। सो उचित फसल प्रणाली पहले चयन करना चाहिए। सतत अच्छी उपज के लिए फसल विविधता और किस्म विविधता, एक ही किस्म नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग किस्म लगाना चाहिए। तो क्लाइमेट भी चेंज हो रहे, उस हिसाब से अपना को अलग अलग किस्म, अलग अलग हिसाब से अपना को उत्पादन देने का है। और इसमें नवनीतम नया किस्म लगाने, प्रजातियां लगाने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। और किस्म का चुनाव सिंचाई, जल और उपलब्धता के अनुसार ही करे। दैट मीन्स कोई पूरा लोग 1544 लगा रहे हैं, मैं भी लगाना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपना पास सिंचाई क्या उपलब्धता है उस हिसाब से अपना किस्म को सेलेक्ट करना चाहिए। और सही समय में अपना बुवाई करना चाहिए और पल्लेवा नहीं करे, और बल्कि सूखे में बुवा के तुरंत सिंचाई करना चाहिए। और छोटे दानों के किस्म के लिए इसमें 100 किलो पर हेक्टेयर का सीड रेट यूज करना चाहिए। और कटिया गेहूं और दुर्रम बीट के लिए आपका 125 किलो प्रति हेक्टेयर का बीज सीड रेट उपयोग करना चाहिए। आपको एक एग्जाम्पल बताना चाह रहे हैं, 1000 दाना का क्या वजन है, उतना किलो अपना 1 एकड़ में लगाना चाहिए। सपोज आपका किस्म का 1000 दाना का वजन है 40 ग्राम है, सो 40 किलो एकड़ में डालना चाहिए। ऐसे आपका कटिया गेहूं और दुर्रम बीट में आपका लगभग 50 ग्राम के आसपास आपका वजन आता है। 50 किलो पर हेक्टेयर लगाना चाहिए। और पल्लेवा नहीं है, और काट तथा बीज अलग अलग बोना चाहिए। इससे क्या ना आपका अंकुरण सही होते हैं। और संतुलित खाद डालना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 4-2-1 का भाग में उपयोग करना चाहिए। दैट मीन्स आपका संतुलित फर्टिलाइजर देना चाहिए। बोनी और शरबती किस्मों को नाइट्रोजन 120-60-30 के इसमें देना चाहिए। और मालवी किस्म के लिए 140, 70 और 35 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पर हेक्टेयर देना चाहिए। और नाइट्रोजन को आधी मात्रा और फास्फोरस पूरी और पोटास का पूरी मात्रा है वो बोने के समय में देना चाहिए। और आधी मात्रा आपका नाइट्रोजन है वो प्रथम सिंचाई में, दैट मीन 20 दिन के बाद आप प्रथम सिंचाई देते हैं, उसी में देना चाहिए। बुवाई से पहले आप 12-32-16 और यूरिया को उपयोग करना है। तो आपका सीधा बोलना चाह रहे अपना 1 बीघा में आपका 1 बोरी 12-32-16 और 1 बोरी आपका यूरिया मिलके डालना चाहिए। और उसी 1 बोरी यूरिया में आधा बोरी यूरिया पहले बोने के समय में, आधा बोरी यूरिया
आपका पहले पानी में देना चाहिए। और बुवाई होने के बाद आप पटार और पाटा ना लगाना है, उसको आप बोने के बाद आपका सिंचाई देना है। बुवाई के बाद आप खेती देने, दोनों ओर से आरडी और केडी चैनल्स निकालना चाहिए, निकालना। दैट मीन्स आपको सेरी से पानी नहीं देना चाहिए, आपको चैनल, वो भी मैं दिखाएगा आगे वाला इसमें। और कम सिंचाई में आपका 2 ही सिंचाई है आपके पास। सो पहले भी सिंचाई आप उगाने के लिए, और दूसरा सिंचाई आपका 35 से 40 दिन। उसके अलावा आपके पास और एक पानी है, सो 60 से 70 दिन के अंदर, दिन के टाइम में देना चाहिए। सो बुवाई वो करने के बाद सूखे खेत का बुवाई करने का लाभ क्या है? दैट मीन्स अपना क्यों सूखे में बोआना चाहिए? बार बार की जाने वाली अनावश्यक जुताई के बचत होगी। दैट मीन्स आप बार बार बुवाई जुताई करने का जरूरत नहीं है। गेहूं बीज तथा खरपतवार बीजों के खेत हेतु खेती कम हो जाती है, और निंदा की समस्या कम होती है, और फसल का उठाव अच्छा होता है। एक सिंचाई व 10 से 15 दिन का समय का भी बचत होते। आपको मैं दिखाना चाह रहे, सरी की विधि के जगह आप कैरी बनाकर सिंचाई करें। यानी इसमें छोटी छोटी आड़ी और कड़ी का दोनों तरह से नालियां बनाकर 20 मीटर और 20 मीटर से 30 मीटर के अंतराल में आप इसको नाली निकाल सकते हैं, और आवश्यकता के अधिक सिंचाई ना करें। सपोज एक किस्म 1605 को 3 पानी जरूरत है, सो उससे ज्यादा सिंचाई करने का जरूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं कैरी का विधि कितना अच्छा है, और पानी कहीं से भी कहीं, दैट मीन एक टाइम आप कैरी निकाल लिया, दैट मीन्स आपका पाइपलाइन पूरा खेत में हो गया। तो उसी हिसाब से वो पाइपलाइन के हिसाब से आप दे सकते हैं, और लगभग 15% खेत खाली रह जाते हैं शरीर बनाने के इसमें। सो इसमें आपका वो खेत भी आप बचत कर सकते हैं, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा। देख अपना AK सिंह साहब है एक्सटेंशन का, वो देख अपना डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कैरी का विधि कैसे होते हैं, इससे क्या एडवांटेजेस है, उससे कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पर हेक्टेयर कितना कितना देना चाहिए? अब सपोज आपका अगेती खेती है, में वर्षा आधारित है, आप लगाना चाह रहे हैं, उसमें 7, 30 और 15 के रेशियो में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश देना चाहिए। बट ये कभी भी आप अगेती खेती में करते तो पूरा खाद बुआई के समय में डालना चाहिए। और 1 से 3 अगेती 3 सिंचाई है अगेती खेत में, उसमें 80, 40, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश होना चाहिए। 4 से 5 सरबती वीट रोटी वाला गेहूं का किस्म लगा रहे, तो उसमें 120, 60 और 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर होना चाहिए। मालवी गेहूं और कटिया गेहूं आप लगाना चाह रहे, 4 से 5 सिंचाई में 150, 65 और 37.5 kg पर हेक्टेयर होना चाहिए। और कब आप लेट में बोआना चाह रहे हैं, पचेती खेती में 4 से 5 सिंचाई है आपके पास, उसमें 100, 50 और 25 नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश पर हेक्टेयर देना चाहिए। और ऐसे समय इतना सिंचाई देने के लिए बोल रहे, किस किस समय में देना है, किस किस स्टेज में देना है, वो भी बहुत खासियत है उत्पादन लेने के लिए। सपोज आपके पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है, एक कल्ले उगाने के लिए जरूर देना है, उसके बाद कल्ले फूटने के समय में वो पानी देना चाहिए। सपोज आपके पास 2 सिंचाई का उपलब्ध है, सो पहले उगाने के बाद पहले पानी कल्ले फूटने के टाइम में, और दूसरा पानी बालियां आने के समय में देना चाहिए। 3 सिंचाई आपके पास उपलब्ध है, उसमें आपका पहली वाला और जूट के उसमें कल्ले फूटने में दूसरी, और दानों में दूध पड़ने के समय में भी तीसरा देना चाहिए। उसके बाद पानी का जरूरत नहीं है गेहूं के अंदर। बहुत किसान भाई दाना दूध बढ़ने के बाद भी आप पानी देता रहेगा, उससे आपका क्वालिटी कम हो जाएगा और गिरने का समस्या बढ़ेगा। आपके पास 4 की सिंचाई है, उसमें पहले पानी आपका जुड़ का टाइम में
कल्ले का फूटने का दूसरी है, पोटे बनाने टाइम में तीसरी है, और दाना में दूध पड़ने के टाइम में चौथी है। और सपोज आपके पास 5 से ज्यादा पानी है तो उसमें पहले पूरा अलग अलग स्थिति में आप पानी दे सकते हैं, चाहे कुल्ले फूटने टाइम में दूसरी, पोटे बनाने में तीसरी, बालियां आने के बाद चौथी, और दानों में दूध बढ़ने के टाइम में पांचवी। इसके बाद आपको ज्यादातर पानी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंचाई कब करेगा? पहली एक ही सिंचाई, इसमें अपना दिन में सब किसी किसान भाइयों को मालूम नहीं है स्टेज किस टाइप है, सो उसको अपना को दिन के हिसाब से भी अपना बताना चाह रहे हैं। एक ही सिंचाई उगने के बाद पहले पानी 35 से 45 दिन में अपना एक पहले पानी देना चाहिए। सपोज 2 पानी देना है 35 से 45 में, और दूसरी 70 से 80 दिन में ये दूसरा पानी देना चाहिए। वो सिंचाई, ये सिंचाई उपलब्धता ये उगाने के बाद, पहले उगाने के अलावा उसके बाद बता रहे अपना कितना पानी देना है। सो उसके बाद 3 सिंचाई उपलब्ध है। पहली पानी 20 से 23 दिन, दूसरी पानी 50 से 55 दिन, तीसरी पानी 80 से 85 डेज के अंदर देना चाहिए। 4 पानी आपके पास है। सो पहले पानी 20 से 23 दिन के अंदर, दूसरी है 40 से 45 दिन, तीसरी 60 से 65 दिन, और चौथी है 85 से 95 डेज के अंतराल में देना चाहिए। सपोज आपके 5 से ज्यादा है सो लगभग 20 दिन के अंतराल में, 20 से 25 दिन के अंतराल में आप पानी दे सकते लगभग। बट कब आपका खेत में थोड़ा पीलापन आ रहा है खेती गेहूं के खेती में, उसके बाद पानी देने का कोई जरूरत नहीं है, सो दैट उससे अपना को उत्पादन भी बढ़ेगा जी। उसके बाद आप किसान भाइयों को बोलना इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, खरपतवार भी पहले महीने के अंदर आपका साफ सुथरा रखना चाहिए। आपका कोई खरपतवार आ रहे तो अलग अलग खरपतवार किस्म, इसको निंदाई पहले केमिकल को जाने के पहले निंदाई से हो जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है। सब निंदाई नहीं करे, आज के टाइम में लेबर नहीं मिल रहे, सो उसमें अपना को अलग अलग खरपतवार के लिए अपना दे रहे, ये आपका इसमें मिलेगा। सो उससे आपको मालूम हो जाएगा कितना ग्राम कौन सी केमिकल किसी टाइप खरपतवार को देना है, उस हिसाब से अपना को ये खरपतवार निरोधक करने के लिए अपना यूटिलाइज करना चाहिए। सो उससे क्या है ना, खरपतवार कितना कम होगा उतना ज्यादा गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ेगा। सो इसी वजह से आप किसान भाइयों को मैं विनती कर रहे, खरपतवार कम से कम करना चाहिए। 100 दिन के पहले, 1 महीने के पहले ज्यादातर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए, उससे क्या ना गेहूं उत्पादन बढ़ेगा। मैं किसान भाइयों को एक जानकारी देना चाह रहे, रोटी वाला गेहूं के साथ साथ इसी रीजनल स्टेशन अपना क्षेत्रीय केंद्र इंदौर से गेहूं अनुसंधान से अपना नया ये कटिया गेहूं और डोरंग वीट का किस्म भी बनाया। आज 90% से ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश में कटिया गेहूं का एरिया में लगभग 90 से 95% एरिया अपना इसी क्षेत्र से रिलीज हुआ कटिया गेहूं का रकबा है। दैट मीन्स आपका पोषण है, पूसा अनमोल है, पूसा मंगल है, पूसा तेजस है, ये पूरा किस्म आज पूरा किसान भाइयों अपनाया और उससे अच्छा पैदावार भी ले रहे और अच्छा गुणवत्ता का किस्म ले रहे। ये आपको बताना चाह रहे, ये पूरा अपना 10 किस्म इसी क्षेत्र से निकाला, उसमें पूरा अपना इंडिजीनियस अपना सेशन का प्रोसेस से ही बनाया, कहीं बाहर से कोई भी किस्म अपना इंट्रोड्यूस नहीं किया, अपना प्रोसेस बना के अपना इसी से अपना को उत्पादन भी बढ़ रहे, एडॉप्टेबिलिटी भी ज्यादा है, इसमें निरोधक डिसीज भी रोग भी नहीं आते। और ये अपना कटिया गेहूं और डुर्रम वीट है पूरा इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स के लिए भी ऑन पर है, सो डेट अपना को कोई कमी नहीं। मैं आपको वो भी जानकारी देना चाह रहे, आप देखना
आज का टाइम में पास्ता प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन भी बढ़ रही है इंडिया में। बच्चे पूरा लोग आज का टाइम में पास्ता प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, पास्ता पैकेट लेके आके 2 मिनट में 3 मिनट में पास्ता बना के खा रहे हैं। उसमें क्या, इसमें फास्ट फूड बोल के उसको वो नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छा ही है शरीर के लिए। इसमें प्रोटीन भी ज्यादा है, इसमें सिमुलिना ज्यादा रिकवरी होते, इसमें आयरन ज्यादा है, कैरोटीन ज्यादा है। कैरोटीन किसके लिए ना, अपना आंखों के लिए, उसके लिए अच्छा है कैरोटीन। और साथ साथ आयरन भी ज्यादा है, प्रोटीन भी ज्यादा है जी। ये। सब ये एक्सपोर्ट क्वालिटी भी होता है, निर्यात भी हाँ होता है ये हाँ उत्तर प्रदेश से होता है। इसमें अपना किसमें मालव कीर्ति है, पोषण है, और पूषा मंगल है। देखना पूषा मंगल में आप देखेगा प्रोटीन कंटेंट 12% से ज्यादा है, और येलो पिगमेंट आपका 7 ppm से ऊपर है। आज का टाइम में ये येलो पिगमेंट किसके लिए जरूरत है कि ना, अपना पास्ता येलो कलर आने के लिए, यूनिफॉर्म येलो कलर आने के लिए इसको अपना यूज करते हैं। इसमें आयरन और जिंक भी ज्यादा है। इसके बाद पूषा अनमोल निकला, इसमें भी उत्पादन ज्यादा है। उसके बाद अपना पूषा तेजस है, पूजा तेजस में अपना पोषण इंटू बाला शक्ति को मिला के अपना पूजा तेजस बनाया। इसमें पोषण का गुणवत्ता आए और मानव शक्ति का वजन आए, इस वजह से इसका पैदावार भी ज्यादा है और इसका गुणवत्ता भी ज्यादा है। आज का टाइम में किसान भाइयों इसको बहुत अपनाया, ये HI-875 पूषा तेजस के नाम से जी। और एक पावर किडा से भी एक वैरायटी निकला, डॉक्टर PC मिश्रा साहब का इसमें वो MPO 1255 है। इसमें भी आप देखेगा आयरन और जिंक है, 50 ppm आयरन है और 40 ppm जिंक है। दैट मीन्स इसमें गुणवत्ता और अच्छा है। ये इससे आपका पासा प्रोडक्ट स्पेसिफिक वैरायटी है, तो इसको भी लोग लगाना चाहिए। उससे क्या है ना, ये होशंगाबाद एरिया में और इसी पावरकिडा का एरिया के आसपास ये पूरा इस वैरायटी लेना चाहिए, इससे आपका उत्पादन बढ़ेगा। जी। आप जानकारी देना चाह रहे अपना कनाडा का कटिया गेहूं डुरम बीट से अपना इंडिया का डुरम बीट कटिया गेहूं कैसे कंपेयर करेगा। सो अपना आप देखेगा इसमें अपना 1000 वेट अपना उससे ज्यादा है। वो लोग का कनाडा का डुरम बीट में अपना को 40 ppm के ग्राम का 1000 ग्रेन वेट होते हैं। अपना 1000 दाना का वेट 50 ग्राम के आसपास होते हैं और अपना उत्पादन भी ज्यादा है उससे। और साथ साथ अपना एक येलो पिगमेंट में अपना वो लोग का 9 ppm येलो पिगमेंट है, अपना लगभग 7 से 8 ppm है। अपना इंडियन कंज्यूमर्स के लिए 7 से 8 ppm का क्वालिटी कटिया गेहूं का पास्ता प्रोडक्ट्स मिलने से बहुत अच्छा है। अपना भी कम करके अपना इंडिया का डोरमबीट यूज करके अपना पास्ता प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए अपना लोग के लिए, क्वालिटी के लिए। जी। इसमें अपना अलग अलग किस्म का कैसे गुणवत्ता बढ़ाया वो भी अपना जानकारी देना चाह रहे। आपका प्रोटीन अपना का 12% से अपना 14% तक गए। HI-877 पूसा गेहूं 8777 में अपना लगभग 14 ppm 14% प्रोटीन का बढ़ाया। और साथ साथ में आप देखेगा येलोबेरी इंसिडेंस पोटिया बोलते हैं, किसान भाइयों को जानकारी होगा। पोटिया पहले ज्यादा आते, आज नया किस्म में 0% तक लेके आए। और साथ साथ में आयरन कंटेंट 28 ppm है, उसको लगभग 48 ppm 50 ppm के आसपास लेके गए। और जिंक 28 ppm से लगभग 43-44 ppm तक, दैट मीन्स दुगना किया। दैट मीन्स अपना वेराइटी इसमें गुणवत्ता बढ़ाया और उत्पादन भी बढ़ाया। उससे अपना को कटिया गेहूं का और डुरम बीट का उत्पादन ज्यादा आ रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में देखेगा उधर 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर आते एरिया में। इधर अपना को लगभग 40, 50, 60 तक भी जा रहे अपना गेहूं का उत्पादन। ग्राफ्स में देख सकते कैसे अपना बढ़ाया। येलो पिगमेंट दैट मीन्स आपका येलो कलर का कंटेंट अपना 5 ppm से 8 ppm तक लगभग 3 से 4 ppm बढ़ाया। येलोबेरी इंसिडेंट दैट मीन पोटिया आपको कम किया
और प्रोटीन कंटेंट 12% से 14% तक अपना लेके गए। और साथ साथ दुर्रम कटिया गेहूं से रोटी भी आप खा सकते हैं, गरम गरम रोटी भी आप खा सकते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट भी ज्यादा होते हैं। बिकॉज सेडिमेंटेशन वैल्यू पहले अपना 20 ml होते हैं, उसको 40 ml तक लेके गए। दैट मीन्स रोटी भी आप इसको गरम गरम खा सकते हैं, पूरी रोटी और पराठा इस टाइप में आप उपयोगित करना चाहिए। और इसमें देखना आयरन भी बढ़ाया 28 से 50 ppm, और जिंक भी बढ़ाया 28 से नया किस्म में 44 ppm। ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी पासा क्वालिटी भी बढ़ाया, लगभग 5 से 8 नंबर तक, 0 से 10 का रैंक देते हैं, उसमें 8 रैंक तक अपना वैरायटी नया किस्म का है। और इसके साथ साथ आपको दिखाना चाह रहे किसान भाइयों को, कटिया गेहूं लगाने से आपका लोकवन और 1531 से लगभग आपका कितना कच्चा होते है उससे ज्यादा आप कमा सकते हैं। लगभग 1 रुपये खर्च करने से 3 रुपये आप कमा सकते हैं, और 1 रुपये खर्च करने में आपका 2.5 रुपये आपका कम पानी वाला में भी कमा सकते हैं। आज का टाइम में आपको दिखाना चाह रहे इवन गेहूं का बाजार में भी रेट आपका पोषण का नाम से आ रहे, पूर्णा का नाम से आ रहे, अलग अलग किस्म का नाम से आ रहे। ये अच्छी बात है, बिकॉज ये पूरा किसान भाइयों को श्रमी से आए अपना को ये उत्पादन। आपको जानकारी देना चाह रहे, साथ साथ अपना किस्म नया किस्म का जानकारी देने के साथ साथ अपना बता रहे प्रजानक बीज भी अपना बना रहे। प्रति साल अपना लगभग 1600 से 1700 क्विंटल अपना प्रजानक बीज बनाते हैं, और इसको अपना अलग अलग बीज बनाने वाला को अपना सप्लाई करते हैं। आपको ये जानकारी ऑलरेडी दे दिया। इसके साथ अपना डॉक्टर AK सिंह साहब है, अपना एक्सटेंशन साइंटिस्ट है, बहुत जानकारी है इसके पास गेहूं के ऊपर। ये अपना ट्राइबल एरिया में भी अलग अलग क्षेत्र में भी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेशन किसान भाइयों को दिखाने के लिए नया किस्म से क्या, नया किस्म और नया टेक्निक लगाने से उत्पादन कैसे बढ़ा सकते अपना, उससे अपना लगभग 18 डेमोन्स्ट्रेशन किया इंदौर के आसपास अलग अलग फार्मर्स के पास। अपना को लगभग 13% से 15%, 13 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर अपना को उत्पादन बढ़ाया, 22% के परसेंटेज इंक्रीज हुआ। और ट्राइबल एरिया भी डॉक्टर साहब करते हैं, उसमें अपना डार एरिया एक है, उसमें लगभग 27 डिमॉन्स्ट्रेशन किया। वो देखना है AK सिंह साहब कब तक सोइंग नहीं किया फार्मर के खेत में, उस टाइम तक खेत को नहीं छोड़ते, और इवन बार बार जाके देखते हैं फार्मर क्या प्रैक्टिस करते हैं, उसको जानकारी देते हैं क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करना है अच्छा उत्पादन करने के लिए। ये लगभग 17 क्विंटल पर हेक्टेयर अपना को अच्छा उत्पादन मिला किसान भाइयों के पास, और लगभग 35% अपना को इंक्रीज हुआ उत्पादन बढ़ाने के लिए। आपको एक दिखाना चाह रहे कटिया गेहूं दुर्रम बीट है, अपना HI8713 पूसा मंगल का नाम से है। ये आप मध्य क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया 2017, 18, 19 में। इसमें अपना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट दिया, इसमें लगभग 10 टन, दैट मीन्स 102 क्विंटल पर हेक्टेयर एक फार्मर निकाला। दैट मीन्स अपना नया किस्म में उत्पादन का क्षमता है। सो इसी के लिए मैं किसान भाइयों को विनती करते हैं, आप नया किस्म नया टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करके अपना उत्पादन बढ़ा के आपको ज्यादा प्रॉफिट आने के लिए और ज्यादा तक गुणवत्ता वाला वेराइटी यानी बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज लगाने से आपका ज्यादा कीमत भी मिलेगा और ज्यादा आपका कमाई भी होगा जी। एक छोटा ग्रुप है अपना इधर IRA रीजनल स्टेशन का, ये लोग का काम से ही आज ये किस्म बाहर आई है। ये पूरा अपना एक फैमिली टाइप अपना काम करते हैं। ये लोग का श्रेणी से ही ये वेराइटीज आगे आई है। मैं एज ए हेड आपको बता रहे इसका इंफॉर्मेशन, बट ये पूरा ये लोग का काम से ही अपना को ये वेराइटी नया वेराइटीज और नया टेक्नोलॉजीज का विकसित करना ये है। थैंक यू वेरी मच सचिन जी ये अपना पूरा जानकारी देने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और AK सिंह साहब भी को भी 10 मिनट
3-4 मिनट देगा वो भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, जिससे पहले मैं डॉक्टर AK सिंह साहब को बुलाऊं, जो एग्री एक्सटेंशन देखते हैं गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर में, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आपके जो भी प्रश्न हो, जो किसान भाई हमारे साथ जूम वेबिनार पर हैं, वो अपना रेज हैंड करेंगे। एक ऑप्शन आता है, अगर आप पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे तो वहां पर रेज हैंड करने का एक ऑप्शन आता है ऐसा, और वो अगर आप करते हैं तो मैं आपको नाम के साथ बुलाऊंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आप करेंगे। डॉक्टर साहब यहीं पर हैं। और जो साथी हमारे साथ फेसबुक लाइव पे जुड़े हुए हैं इस समय, वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना प्रश्न करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके प्रश्नों को डॉक्टर साहब के सामने और डॉक्टर AK सिंह साहब के सामने रखूं, जिससे आपकी जो भी समस्या है उसका निदान हो सके। और एक बात और है साथियों, जो मैं शुरुआत में बताना भूल गया, मैंने आपके लिए कुछ कृषि ज्ञान प्रतियोगिता भी रखी है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने जो लेक्चर दिया उससे संबंधित ही, गेहूं से संबंधित ही ये प्रश्न रहेंगे, और जो भी इन प्रश्नों को जीतेगा उसको कृषक जगत की ओर से एक ये सदाबहार खेती किताब पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। उनको डाक द्वारा, कुरियर द्वारा यथासंभव उनके घर के पते पे भेजा जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि जिन किसान भाइयों को जो भी मैं प्रश्न पूछूंगा, तब आप प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दें। जो भी उपयुक्त आंसर होगा, जो भी उपयुक्त उसका जवाब होगा, डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो जिसको एग्री करेंगे कि ये प्रश्न का उत्तर एकदम उपयुक्त है, उसको हम किसान भाई को यहाँ पे पुरस्कृत करेंगे। इस सदाबहार खेती में आपको सॉइल हेल्थ के लिए, जैविक खेती के लिए कई तरह के नुस्खों की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो डॉक्टर साहब, मैं अब आमंत्रित करता हूं डॉक्टर AK सिंह साहब को कि कृषि विस्तार के क्षेत्र में क्या गतिविधियां हो रही हैं और हमारे किसान भाइयों को ये बीज किस तरीके से आपके संस्थान से मिल सकता है, वो सारी जानकारी आप यहाँ पर दें। डॉक्टर साहब। नमस्कार सचिन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। स्वागत है आपका। सभी कृषक बंधुओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साई प्रसाद जी को नमस्कार। साथियों, डॉक्टर साई प्रसाद जी ने आपको करीब करीब सारी खेती के बारे में बता दिया है और काफी चर्चा आप लोग सुन चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा बिंदुवार जो करने वाली चीजें हैं उनके बारे में दोबारा से मैं चाहता हूं कि बताया जाए। जी। तो कृषक बंधुओं, ध्यान रखें, सबसे पहली बात, सूखे में खेती करें, पलेवा नहीं करें। इसमें आपकी लागत बचती है, समय बचता है और फसल में उत्पादन ज्यादा आता है तथा आमदनी भी ज्यादा होती है। जी। खेती करने के लिए खरीफ की फसल कटते ही आप अपने खेत को 1 सप्ताह के अंदर तैयार कर लें। उसमें डबल हकाई जुताई, चाहे आप रोटावेटर चलाएं या फिर आप पंजे के पीछे एक भारी पाटा भी चला सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक उपाय करें। 2 बार यदि आप करते हैं तो आपका खेत भुरभुरा अच्छा तैयार हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको जातियों का चुनाव अपनी आवश्यकता और अपने संसाधन के अनुसार करना। जी। यदि आपके पास कम पानी है तो कम पानी की प्रजातियां चुनिए और यदि ज्यादा पानी है तो ज्यादा पानी की प्रजातियां चुनिए। उसी तरह से यदि आप लगाते हैं तो आप जैसे कि सोयाबीन, आलू, गेहूं भी बहुत सारे किसान लगाते हैं, है ना। अपने फसल के अनुसार ही अपनी नई प्रजातियों का चयन करें। हमारे पास गेहूं की तमाम प्रजातियां हैं, उसमें से जल्दी बोने वाली, समय से बोने वाली, देर से बोने वाली हैं। इसी तरह से कम पानी वाली और ज्यादा पानी वाली हैं। मालवी कठिया गेहूं की तथा शरबती चंदोसी गेहूं की प्रजातियां हैं। जी। तो आज हमारे पास इतने विकल्प मौजूद है कि किसान की जैसी आवश्यकता उसी तरह की प्रजाति वो चुन सकता है। जी। मुख्य बात है कि आपका बीज उत्तम गुणवत्ता वाला होना चाहिए। जी। यदि आपका बीज अच्छा नहीं होगा तो आप ये मान के चलें कि आपको उत्पादन भी अच्छा नहीं मिलेगा। और दुर्भाग्य से आज भी ज्यादातर किसान अनाज और बीज का फर्क नहीं समझते। अनाज जो है वो खाने के इस्तेमाल में आता है और बीज हम खेतों में लगाते हैं। तो इसलिए बीज जो है अच्छी गुणवत्ता और अच्छे स्रोत से ही लेना चाहिए तथा आप सर्टिफाइड बीज लेने की कोशिश करें। यदि आप
कोई बीज किसी किसान से लेते हैं तो ये आपको निश्चित होना चाहिए कि उस किसान ने जो है वो अच्छी तरह से उस बीज को लगाया है और उसमें किसी प्रकार का मिक्सचर नहीं होगा। जी जब आप खेती करें तो ध्यान रखें सूखे में बोएं। खाद और बीज दोनों को अलग अलग गहराई पे बोना चाहिए। इसमें खाद को हमेशा गहरा बोएं और बीज को उथला बोएं। खाद को आप 2.5 से 3 इंच गहरा और बीज को 1 से 1.5 इंच गहरा बोएं और ये बीज बोने के बाद में फिर ऊपर से आप पाटा न चलाएं। जो चांस खुल गए उन चांस को खुला रहने दें। नई तकनीक जो है वो उसमें हम कहते हैं कि आप सरी की जगह पर क्यारियां बनाएं, हर 15 से 20 मीटर की दूरी पे नाली बना दें, आड़ी और खड़ी दोनों तरफ से, और अंत में खेत के चारों ओर भी नाली बना दें। इस विधि से जब आप खेती करेंगे तो आपका खेत ऐसा दिखेगा जैसे कि चौकोर क्यारियां हैं। बहुत सारे जो सब्जी बोने वाले किसान हैं वो जानते हैं इस तरह से ये क्यारियों की खेती की जाती है। तो इस विधि से यदि आप गेहूं की खेती करते हैं तो इसमें पानी की खपत आधी हो जाती है। अर्थात सरी विधि में यदि आप 3 सिंचाई में जितना पानी लगाते हैं उतने ही पानी में आप क्यारी विधि में 6 सिंचाई कर सकते हैं। जी आगे आने वाला समय हमें पानी को लेकर नई चुनौतियां हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। तो इसलिए ये विधि थोड़ा सा इसमें मेहनत जरूर किसान की लगती है, क्योंकि उसको खड़े होकर पानी एक एक क्यारी में लगाना पड़ता है और पानी को आगे बढ़ाना पड़ता है, लेकिन इसमें आधा ही पानी लगता है। और इस विधि से उत्पादन भी किसान की खेत में जो है वो अच्छे से गेहूं उगता है और उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। इसके बाद संतुलित खाद के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से आपको बता दिया, तो ध्यान रखें। और उसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि यदि आप कम पानी वाली प्रजाति बो रहे हैं तो सारी खाद बोने से पहले ही दे दें। ज्यादा पानी वाली जाति में जो भी खाद आप दे रहे हैं उसमें अपन एनपीके डालते हैं। ज्यादातर आपको इस्तेमाल करना चाहिए एनपीके 12-32-16 और यूरिया खाद। ज्यादा पानी वाली खेती में आप एनपीके की पूरी खाद और यूरिया की आधी खाद बोने से पहले दे दें और बाकी बचा हुआ यूरिया पहले पानी पे और दूसरे पानी पे आधा आधा करके दें। पानी की जहां तक बात है, ध्यान रखें सूखे में जब आप बोनी कर रहे हैं तो तुरंत चलाना पड़ेगा पहला पानी, तभी आपका अंकुरण होगा। उसके बाद अगर एक पानी है तो 35 से 40 दिन में देना है, 2 पानी होने पे 35-40 दिन और दूसरा 70 से 80 दिन। इससे अधिक पानी होने पे आप 20-20 दिन की अवस्था पे 4 सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं की यदि आप नई प्रजातियां लगा रहे हैं तो ध्यान ये रखें कि किसी भी तरह से उनके बीजों में मिश्रण ना होने पाए। यदि आप दूसरी प्रजाति साथ में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा दूरी रखें 2 से 3 मीटर की, या बीच में 1-2 चांस आप कोई दूसरी अन्य फसल बो दें ताकि दूसरे तरह के गेहूं के साथ इनके गुणों का क्रॉसिंग नहीं हो और आपकी प्रजाति जो है वो बनी रहे। तो ये इस तरह से यदि आप उत्पादन करेंगे तो आप उस बीज को 4 से 5 साल तक अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा जब आपका गेहूं में उत्पादन हो गया तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अधिक कमाई के लिए हम उसकी जो है वो चुनाई छटाई करके और हम उसको खाने के लिए आजकल पैकिंग करके मार्केट में बेच रहे हैं। तो उस विधि से यदि आप मार्केट में जाएं तो आपको अच्छा भाव मिलेगा। आज भी यदि हम खाने वाला गेहूं इंदौर मार्केट में बेचते हैं तो हमको 30-32 रुपए किलो से कम नहीं मिलता है जी। इसके अलावा आप मालवी गेहूं से सूजी, दलिया, ये दोनों उत्पाद बहुत अच्छे रेट में आपको जा रहे हैं, तो ये भी आप बना के मार्केट में ले जा सकते हैं। और यदि आप अनुबंध या ठेका खेती मिल वालों के साथ करें तो आपके उत्पाद का सुनिश्चित मूल्य उनसे मिलेगा। और अभी सरकार ने कुछ नए 2-3 बिल भी लाए हैं जी। तो इनका फायदा आप उठा सकते हैं। और आज की स्थिति ऐसी है कि आप ये देखें कि हमारा जो मालवी गेहूं है इसकी बहुत अधिक मांग हमारे दक्षिण भारत में, इससे बनने वाला सूजी और दलिया जो है वहां हाथों हाथ खरीदा जाता है।
और ज्यादातर हमारी सूजी और दलिया मिल इसको दक्षिण भारत में अच्छे भाव पे बेच रहे हैं। जहां तक अभी कुछ लोगों ने इसके विदेश व्यापार की बात की थी, तो उसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और उसके लिए प्रबंधन किया जा रहा है। और जैसे ही कृषक इसकी एक अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं, एक समान गुणवत्ता वाला गेहूं बनाने के लिए सभी लोग तैयार होंगे, ऐसा उत्पादन ले पाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में हम इसको विदेशों में भेजने में भी सफल होंगे। ये कुछ चंद बातें थी, काफी लंबा हो गया, इसलिए और चर्चा को न बढ़ाते हुए मैं यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं देख रहा हूं कि हमारे कुछ साथी जो कृषि आदान विक्रेता भी हैं, जैसे योगेश पाटीदार जी हैं, वो अपने किसान भाइयों के साथ बीज विक्रेता दुकान पर भी इस जानकारी का लाभ ले रहे हैं। राजेंद्र गौर जी हैं, काफी लोग इंटरेस्ट के साथ जानकारी ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, मेरे पास कुछ प्रश्न आ गए हैं, मैं चाहता हूं कि अब प्रश्न ले लिए जाए ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा आपका समाधान कर दिया जाए। तो सबसे पहले मैं जूम से प्रश्न लेना चाहता हूं। नायक जी हैं, जगदीश नायक जी। जगदीश नायक जी, आप हैं लाइन पे? जी सर। हाँ जगदीश जी, आप अपना थोड़ा परिचय दें, आप कहाँ से हैं और फिर आप डॉक्टर साहब से प्रश्न करें। सर मैं जगदीश नायक, मैं मध्य प्रदेश से गुना जिले से हूँ सर, आरोन तहसील, और मेरा गांव ताहारपुर है सर। जी जी जगदीश जी, अब प्रश्न बताएं आपका। सर मैं उसके बारे में पूछ रहा था, ये HD 3226 पूसा यशस्वी है ना सर, क्या वो अपने यहाँ के लिए सूटेबल है कि नहीं है? ये मैं बताना चाह रहा हूँ, गुना जिले 26 है, उत्तर भारत पश्चिम क्षेत्र के लिए रिलीज हुआ, ये अपना क्षेत्र के लिए रिलीज नहीं हुआ। ये लंबा टाइम का वैरायटी है और इसका इधर करनाल बंड आने के लिए भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसी के लिए मैं किसान भाइयों को जानकारी देना चाह रहे, अपना मध्य भारत के लिए कौन सी किस्म नोटिफाई हुआ और कौन सी वैरायटी अपना के लिए सूटेबल है, वही किस्म लगा के अपना ज्यादा उत्पादन लेना बेटर है। उधर से अपना किस्म ज्यादातर नॉर्थ उत्तर भारत मध्य क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र के लिए रिलीज हुआ, वो वेराइटीज इधर लगाना नहीं चाहिए। उससे अभी तक करनाल बंड फ्री है अपना सेंट्रल जोन, कहाँ से अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना गेहूं। देखा, मध्य प्रदेश गेहूं का नाम है, कहीं भी देश में मध्य प्रदेश अलग नाम है। तो इसी के लिए अपना आप लोग को जानकारी दे रहे, कौन सी किस्म अपना मध्य क्षेत्र के लिए नोटिफाई हुआ, वही किस्म लगा के अपना अच्छा उत्पादन ले सकते। बहुत लोग अभी काला गेहूं लेके आ रहे, पहले भी ऐसे आए लाखपति गेहूं आके चले गया, बीच में हाइब्रिड आके चले गया। सो अपना किसान भाइयों को मैं जानकारी देना चाह रहे, कौन सी किस्म अपना मध्य भारत के लिए विकसित हुआ, नोटिफाई हुआ, वही वेराइटीज लगा के अपना क्षेत्र को बचा के अपना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्वालिटी गेहूं उत्पादन। क्यों ना आप एक अकेले लगे, क्या बगल वाला को भी वो गिरवा, वो करनाल बंड आने के लिए प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, दूसरा को वो नहीं होना चाहिए। तो इसी के विनती है, HD 3226 इसी क्षेत्र के लिए नहीं, ग्वालियर के ऊपर वाला क्षेत्र में लगा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब, आपने ये करनाल बंड का जो जिक्र किया, हमारे मध्य प्रदेश में हालांकि अभी तक आया नहीं है, लेकिन मैं जब भी देखता हूं, जब भी कोई कृषि उत्पादन आयुक्त की बैठक होती है तो करनाल बंड का जिक्र जरूर होता है, जरूर करते हैं। तो थोड़ा सा आप हमारे किसान भाइयों को सावधानी के लिए आप बताएं कि करनाल बंड क्या बीमारी है और उससे बचने के लिए क्या उपाय है। यस सर, करनाल बंड का ये बीमारी है, वो पूरा दाना काला पाउडर टाइप होते हैं। ये क्या है ना, अपना कहीं भी एक्सपोर्ट करने के लिए काला गेहूं कहाँ इफेक्ट हुआ, वो गेहूं बाहर नहीं लेके जा सकते। कोई भी कंट्री अपना गेहूं करनाल बंड इन्फेक्टेड है, वो गेहूं कोई भी एलो नहीं करते, बिकॉज ये इंटरनेशनल लेवल में ये रुकावट है, करनाल बंड इन्फेक्टेड एरिया। सो इसी वजह से अपना उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अपना को गेहूं कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं होते, उत्तर भारत से करनाल बंड इन्फेक्टेड ज्यादा है। अपना सेंट्रल जोन है, मध्य प्रदेश है, ये फ्री है करनाल बंड से।
इस वजह से अपना मध्य प्रदेश का नाम है। सो किसान भाइयों को जानकारी देना चाह रहे, अपना कोई भी गेहूं अपना भारत के लिए विकसित हुआ, उसमें कन्नाल बंड फ्री है, गेरुआ फ्री है, उसी टाइप किस्म अपना नोटिफाई करते। सो उसी किस्म को अपना क्षेत्र में लगाने से अपना क्षेत्र को भी बढ़ाई है और अपना को उत्पादन भी बढ़ेगा। 120 दिन के अंतराल में अपना को पकना चाहिए। वो लोग का किस्म है HD 232, HD 2967 है, HD 3086 है, ये पूरा 150 दिन में पकता है और उसका दाना भी उतना अच्छा नहीं है अपना मध्य भारत का गेहूं का। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हेलो जी, एक करण पटेल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अभी। जी सर। करण जी, आप हैं लाइन पे? जी लाइन पे हूँ। जी जी, बताइए, आपका प्रश्न बताएं और थोड़ा परिचय भी दे दें आपका संक्षिप्त में। सर हरदा जिले से हूँ, करण पटेल जी। सर पिछली बार तेजस बोया था हमने। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, बताएं। बताएं। तेजस बोया था तो उसमें जो बीमारी ऊपर से पत्ते से पीले पीले आ गए थे, स्प्रे ज्यादा लगा हमको, दवाइयों का कीटनाशक का स्प्रे ज्यादा लगा उसमें। कौन सी स्टेज में आ रहे हैं आपको? इससे सर मतलब मैंने 25-30 दिन की होती है दूसरी सिंचाई के बाद। तो आप कितना पानी दिया उसमें? सर मतलब हाँ, पानी तो पर्याप्त है, 4-5 पानी हो जाते हैं हमारे यहाँ। तो ऊपर से जो पत्ते हैं सूख रहे थे, मतलब पत्ते सूख रहे थे, मतलब ये 25-30 दिन के अंदर में जी। उसमें ज्यादा नहीं है सर। आपका उत्पादन कितना आई है लास्ट टाइम? उत्पादन सर वो किसान से लिया हुआ था, आपकी फाउंडेशन बुलवाया मैंने बाहर से। तो वो 23-24 कुंटल निकला है 1 एकड़ में। ठीक है, बट आप क्या है सर, गुणवत्ता का सीड है, आप मेन सर्टिफाइड सीड है स्टेट NSC से और कहीं से भी सीड अच्छा होगा ना, आपका ये डिसीज कभी नहीं आते। सर जब भी मैंने फाउंडेशन बुलवाया बाहर से, ओके, F2 तेजस बुलवाया है, इसी कारण से बुलवाया मैंने, देखते हो सकता है उससे हो जाए। ठीक, 4-5 पानी दिया था हमने सर उससे। ये कौन सी सर आपका? क्या सर? कौन सी एरिया से है? हरदा से है हरदा। ओके जी सर। इसके पहले कौन सी किस्म लगाया? इसके पहले सर 273 लगाया हमारे एरिया में और 322। उससे आप कंपेयर में कितना आई? कंपेयर में 3-4 गुना ज्यादा निकला है। ओके सर, उसमें बीमारी नहीं थी उसमें। देखा, ये करिया गेहूं का आपको लग रहा होगा येलोनेस, उसके थोड़ा खाद जाता है, उससे आपका वो येलोनेस नहीं आते। पहले नाइट्रोजन का कमी 150 और 40 kg NPK पर हेक्टेयर डालना चाहिए इसमें। सर वो सब डाला था सर, मतलब बीमारी बहुत आई इस पे तेजस। कुछ ग्रीन लेस ज्यादा है इसमें, क्लोरोफिल इस बार अपना देखेगा जरूर, आपका जगह में आके अपना थोड़ा जानकारी भी लेगा। जी जी, जब करण जी इस तरह की कोई आपको जिज्ञासा हो तो आप चाहें तो कृषक जगत के हेल्पलाइन पे भी उस बीमारी का फोटो भेज सकें, अपना को भी भेजेगा, फोटो डॉक्टर साहब तक पहुंचाएं। जी। और कई बार मौसम की वजह से भी इस तरह का अटैक ज्यादा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने चर्चा करी कि जो अभी जो बिल आया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, मैं समझता हूं कि उससे कठिया गेहूं को विस्तार देने में काफी लाभ होगा किसानों को। ये स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री के लिए जो बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाती हैं कंपनियां, उनके लिए ये उपयोगी होता है। और एक जानकारी है सर, ये कटिया गेहूं डुर्रम बीट ओनली मध्य भारत में, अपने MP में ही ज्यादा होते, कहीं जगह में लगाता नहीं। सो अपना मोनोपोली करके इधर से अपना एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश भी कर सकते। जी हाँ, तो किसान भाई आज की तारीख में FPO फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वगैरह बना के, ऑर्गेनाइजेशन बनाकर भी इसको एक्सपोर्ट की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक अगला प्रश्न ले रहा हूँ। हेलो
जी सुरेश जी, आप कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम शिवदीप रघुवंशी है। हाँ रघुवंशी जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से हूँ। जी प्रश्न करें। सर ये अभी जो बोनी का सर ने बताया, सूखी खेत में बोनी करना चाहिए, तो सर हमारे इधर क्या होता है, धान काट कर हम लोग क्या करते हैं, धान काट कर और उसको खेत को बखरते नहीं है और उसमें पानी छोड़कर और क्रॉसिंग की बोनी करते हैं, तो वो सर तरीका सही है या गलत है? AK सिंह साहब। 510 रुपया करता है। सिंह साहब अपना माइक अनम्यूट कर लेना, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट करें पहले अपना माइक। जी सर। हाँ जी। ऐसा है कृषक बंधु कि कोई भी यदि खड़ी फसल है और उसके खापे रहते हुए यदि खेत में नमी है और उसमें आप सीधे बुआई करना चाहते हैं, उचित समय पे उचित तरीके से और सही बीज दर में आप बुआई कर सकते हैं। ये हमने धान में तो भारत में बहुत से क्षेत्रों में होता है, यहाँ भी जो है वो सोयाबीन के कुछ खेतों में है। अभी पिछले साल भोपाल के कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसमें भी यदि आप खड़ी फसल के जो खापे बचते हैं उसके बीच बीच में बुआई करते हैं सिर्फ से, तो बहुत अच्छी फसल होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसके लिए जो निर्धारित सिंचाई की मात्रा और उचित फर्टिलाइजर है या जो उर्वरक है वो देना आवश्यक है, तो आपको उस विधि में भी अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन जो आप क्रॉस वाली बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। क्रॉस बुआई की आवश्यकता नहीं है। एक बीघे में आपको 24-25 किलो बीज प्रचुर हो जाता है, या एक हेक्टेयर की बात करें तो 100 से 110 किलो, इससे ज्यादा बीज आप न बोएं। टुकड़ी में दोनों तरफ से बो देते हैं कि आप निर्धारित नहीं रख सकते और पौधों की संख्या भी बढ़ जाती है, पौधे कमजोर हो जाते हैं और कई बार जब वो फसल पकने की अवस्था में आती है तो हवा चलने के टाइम ऐसी फसल गिर जाती है। तो एक ही तरफ से बोएं। बीज तो आप 1-2 किलो बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए, 24 के बजाय 26 भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही तरफ से बोएं और इससे ज्यादा बीज दर ना बोएं। धन्यवाद। जी थैंक यू। धन्यवाद सिंह साहब। सिंह जी पूरा लोग अनम्यूट करवाने दो, कुछ लोग। हाँ जी, मैं वही बोल रहा था, मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि अपने आप को आप अनम्यूट रखें और जब मैं नाम लूं आपका या आप एक रेज हैंड करने जैसा ऑप्शन आता है जूम पर, तो अपना रेज हैंड करें, मैं आपका नाम लूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब आपको दिलवाया जा सके। तो साथियों, योगेश पाटीदार जी आप हैं क्या? योगेश जी आप अपना प्रश्न तैयार रखें। अमर जी आप हैं? राम स्वरूप जी आप हो तो आप आ जाएं, अनम्यूट कर लें अपने आप को। ये राम स्वरूप जी का प्रश्न है कि खाद की संतुलित मात्रा के बारे में थोड़ा बताएं, या उसका कोई चार्ट हो तो आप इसमें आपके प्रेजेंटेशन में हो तो उसकी जानकारी दे दें इनको। सर इस प्रेजेंटेशन में है, बीज का अभी बताया 20 से 25 किलो, वो कम नहीं है सर? हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? 25 किलो पर बीघा सर। आप बता रहे हैं, अभी चर्चा हुई थी मेरी, मैंने वो सर बता रहे थे 25 से 26 किलो केजी बीज एकड़ पे, वो तो सर बहुत कम है। हम 70 एकड़ में नहीं, बीघा आपका 1 एकड़ में 1000 दाना का कितना वजन होता है? 40 किलो पर एकड़ लगाना चाहिए, ये रोटी वाला गेहूं और शरबती गेहूं, और 30 किलो पर एकड़ आपका कटिया गेहूं और दुर्रम वीट को डालना चाहिए। तो 3 से 3 गेहूं हम बोते हैं 70 किलो प्रति एकड़ सूखा, ज्यादा है क्या? 70 किलो प्रति एकड़ की। अनम्यूट कर लें आप, डॉक्टर साहब अनम्यूट करें। 70 किलो पर एकड़ बहुत ज्यादा है। आपका 40 किलो पर एकड़ आपको
रोटी वाला गेहूं और सरबती गेहूं और 50 किलो से 55 मैक्सिमम कटिया अच्छा। और डुरम व्हीट का। इसमें क्या है सर, आपका 1000 दाना का कितना वजन है आप थोड़ा ध्यान रखना, उतना किलो आप 1 एकड़ में डालना चाहिए। फिर अच्छा। आप के ग्राम का कोई भी वजन नहीं है सरबती गेहूं में, बिकॉज उसमें आते हैं 40 से 42 ग्राम आते हैं। सर 303 वैरायटी की बात कर रहा हूँ सर, 303 वैरायटी। 300 कोई भी वैरायटी है सर, कोई भी वैरायटी सरबती गेहूं का आपको 40 से 42 केजी पर एकड़ बहुत है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, इस बार मैं प्रैक्टिकल करता हूँ 1-2 एकड़ में, वो जो मेरा रेगुलरली होते हैं वैसा कर लेते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, अब मैं कुछ प्रश्न फेसबुक लाइव से लेता हूं, वहां भी हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख रहे हैं। अंशुमन पांडे जी पूछ रहे हैं, राजेश बांके, अंशुमन पांडे जी और राजेश बांके जी का लगभग प्रश्न सेम है कि पूसा मंगल बीज उनको उपलब्ध कैसे हो सकता है, और सोनभद्र के लिए कौन सी किस्म अच्छी होगी? कौन सी सर? सोनभद्र एक स्थान है, शायद हरियाणा में है ये सोनभद्र, के लिए कौन सी किस्म अच्छी होगी? और ये पूसा मंगल बीज के बारे में जानकारी चाह रहे हैं कि इनको प्रमाणिक बीज, सर्टिफाइड बीज ये कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? ये पूसा मंगल का प्रमाणिक बीज इधर से किसान भाइयों को भी थोड़ा मात्रा में दे रहे, और साथ साथ में आपको नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश स्टेट से भी, स्टेट फार्म्स में भी ये पूसा मंगल उपलब्ध है, और सीड कंपनी में भी उपलब्ध है, ग्रीन गोल्ड है, कोई भी अलग अलग कंपनी है उसमें भी उपलब्ध है 813। बट ये हरियाणा के लिए सूटेबल नहीं है कटिया गेहूं। ये अपना मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया के लिए पूसा मंगल लगाना चाहिए, और उधर लगाना चाह रहे वो थोड़ा एरिया में लगा के। वो उत्तर प्रदेश के लिए पूछ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है सोनभद्र, और इसमें उत्तर प्रदेश में आपका HD 2967 है, HD 3086 है, HD 3226 है, DBW 187 है। ये वेराइटीज उधर लगाना चाहिए। और बुंदेलखंड एरिया, उत्तर प्रदेश एरिया में, बुंदेलखंड एरिया में इधर सेंट्रल इंडिया का पूरा किस्म लगा सकते हैं। पूसा मंगल है, तेजस है, पानी के उपलब्ध के ऊपर। जी अच्छा, दूसरा प्रश्न है राजनारायण सक्सेना जी का। ये पूछ रहे हैं कि गेहूं फसल में रूट एफिड का अच्छा नियंत्रण कैसे हो सकता है? सर मैं भी कुछ पूछना चाह रहा हूँ। जी आकाश जी, मैं एक ये राजनारायण जी का प्रश्न हो जाए उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। जी आकाश जी बोल रहे हैं ना? ठीक जी जी। डॉक्टर साहब, ये प्रश्न है राजनारायण जी का कि गेहूं फसल में रूट एफिड का अच्छा उत्पादन, अच्छा नियंत्रण कैसे हो सकता है? रूट एफिड का अपना क्लोरोपेरिफॉस का केमिकल अपना इरिगेशन पानी के साथ अपना देगा। सो वो क्यों है ना, रेनफेड एरिया में जहाँ तक पानी ज्यादा रह गया उसी इसमें जहाँ तक एपिड आता है उसमें अपना केमिकल इरिगेशन वाटर के साथ देगा, उस एरिया में एपिड का कम होगा। मॉइस्चर के जगह कहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है ज्यादा आते हैं। जी जी धन्यवाद। हाँ जी पूछिए आकाश जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। आकाश जी प्रसाद सर से है। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो पूषा तेजस है इसको एमपी मध्य प्रदेश होशंगाबाद के लिए बेल्ट में कौन सी मेथड से बोया जाए जिससे कि मैक्सिमम अपन को ले सके यील्ड? कौन सी मेथड? हाँ, ये नवंबर 5 से 25 के बीच में लगाना चाहिए, और रो टू रो डिस्टेंस आपका 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए, और 50 से 55 किलो पर एकड़ में आपका सीड रेट होना चाहिए। ओके। और सर 4 से 5 पानी से ज्यादा नहीं देना चाहिए। 5 पानी से ज्यादा? हाँ। ओके। और
ये बीट कंट्रोल, जैसे बीट में रबी सीजन पे बीट की जो प्रॉब्लम रहती है, तो बीट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्योंकि अपन जो बीडीसाइड डालते हैं तो उससे वेजिटेटिव ग्रोथ पे अटैक पड़ता है और ट्रिलरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसमें कैसी मेथड यूज करी जाए जिससे कि बीट से निजात पाया जाए? आपका कभी भी खरपतवार के लिए निरंतर करने के लिए केमिकल डालेगा, वो 1 महीने 30 दिन के पहले आपको स्प्रे करना है। उसका भी डिले हो गया, अगर गेहूं के ऊपर इफेक्ट होगा उसका एस्टेब्लिशमेंट के इसमें। सो 30 दिन के पहले इसका केमिकल्स लिखा है मैं अपना प्रेजेंटेशन में, उसी केमिकल्स को आप 1 महीने के पहले आपको ये स्प्रे कर सकते हैं, सो दैट आप खरपतवार निरंतर कर सकते हैं। अच्छा सर, गेहूं के लिए कोई प्री हेर्बिसाइड नहीं आता, प्री वीडिसाइड, जिससे कि अच्छा कंट्रोल मिले और गेहूं के जर्मिनेशन और सब टाइम पे अच्छा रहे? उसके लिए भी है, आप मेरा ईमेल में कर लेना, मैं आपको डिटेल भेज देगा। मेरा sprasad98@gmail.com इसमें दे देना, सो आपका पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा। आकाश जी, आप कहाँ से हैं? आपका परिचय नहीं दिया आपने। सर मैं एमपी मध्य प्रदेश होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पिपरिया तहसील से हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। बहुत सारी योजनाएं रहती हैं और ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया था खरपतवार नाशक का, और उसमें नमी भी रहना चाहिए जब आप थोड़ा खरपतवार नाशक का उपयोग करें। हाँ, और नमी रहना चाहिए जी, उसके नोजल का भी आप उपयोग बहुत ध्यान से करें। जो आपको रिकमेंडेड नोजल है उसी का उपयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा बीजोपचार के बारे में कुछ प्रश्न कर रहे हैं हमारे किसान भाई, इनका नाम स्पष्ट नहीं है लेकिन पूछ रहे हैं गेहूं को बीजोपचार किस किस से करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? सिंह साहब आप बताएगा मैं बताना? ऐसा है कि देखिए, यदि आपका अच्छी गुणवत्ता वाला बीज है और सीजन में बारिश ज्यादा नहीं हुई है तो आपको बीजोपचार की आवश्यकता साधारणतया गेहूं में नहीं पड़ती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि बीजोपचार करें तो उसमें ध्यान रखें, थीरम, बेबिस्टिन या ये इस तरह की फंजीसाइड आ रही हैं तो इनकी मात्रा 3 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज होती है, और साथ में चिपकने वाला गुड़ वगैरह उसमें थोड़ा सा डालें, उसको छाया में सुखा लें और उसके बाद आप बोवनी कर सकते हैं। ये जो है ये सबसे सिंपल तरीका और जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ कोई दीमक आने की संभावना हो तो आप जो है वो क्लोरोपाइरीफास से भी बीज का शोधन कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जैविक भी चीजें आजकल आ गई हैं तो उनसे भी आप बीज का शोधन कर सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। डॉक्टर साहब, गेहूं की अधिसूचित किस्में कितने दिनों बाद किसानों को उपलब्ध हो जाती है? जो अधिसूचित किस्में आपके संस्थान से जब जारी होती हैं तो किसानों तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, चाहे वो राष्ट्रीय लगे सर? बिकॉज किस दिन नोटिफिकेशन हुआ किस साल, उसी अगले साल में प्रजानिक बीज बनते हैं, उसको 1 साल के अंदर फार्मर्स को, किसान भाइयों को मिलता है। और इसके बीच में भी कुछ बीज अपना किसान भाइयों को देते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के नाम से, सो उससे अपना को जानकारी मिलने के लिए 2 साल के अंदर आपका किसान भाइयों को प्रजानिक बीज मिलेगा। जी, 2 साल में जानकारी इसको कैसे किसान प्राप्त कर सकते हैं संस्थान से बीज? पहले साल ही अपना इसका बेसिक सीड से ब्रीडर सीड बनाते हैं और उसके अगले साल से अपना को प्रजानिक बीज इंडियन के हिसाब से अपना बनाते हैं। उसी टाइम में 10 से 15% बीज अपना किसान भाइयों को भी देते हैं, उसको खेत में देखने के लिए कैसे पैदावार दे रहे हैं और उसी को आगे चलाने के लिए। सीमित मात्रा में देते होंगे बीज ये किसान देते हैं। उसके बाद 1-2 साल के बाद अच्छा क्वांटिटी में मिलेगा, क्वांटिटी में भी देते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आपको बीज की आवश्यकता हो और इस संस्थान के बीजों का फाउंडेशन बीज चाहिए हो तो आप इस संस्थान के आप संपर्क कर सकते हैं। अपना ब्रीडर सीड बनाते हैं, प्रजानिक बीज बनाते हैं
फाउंडेशन अपना स्टेट एंड नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन ये फिर उसको मल्टीप्लाई करके आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तेजस की सही बीज दर जो शायद आप जिक्र कर चुके हैं, लेकिन हमारे रामनिवास जाट जी हैं वो फिर से जानना चाह रहे हैं कि तेजस की सही बीज दर प्रति एकड़ क्या होना चाहिए। शायद किसानों में कंफ्यूजन है, हमारे यहाँ वैसे भी मध्य प्रदेश में चाहे कोई भी फसल हो, बीज दर थोड़ा किसान भाई ज्यादा ही लेते हैं। अगर 50 से 55 किलो पर एकड़ बहुत अच्छा सीड रेट है अपना पूसा तेजस के लिए। 50 से 55 किलो प्रति एकड़। दैट मीन्स 120 से 125 किलो पर हेक्टेयर। तो किसान भाई ये आप बहुत ध्यान से सुन लें कि बीज दर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके भी काफी नुकसान होते हैं। और बीज की गुणवत्ता पहले जरूर जांच लें बोने से पहले कि उसमें जर्मिनेशन कितने प्रतिशत हो रहा है, कितने प्रतिशत जर्मिनेशन होना चाहिए डॉक्टर साहब? जो जर्मिनेशन 95 के ऊपर ही अपना पूरा सीड का देखते हैं सर। अपना फाउंडेशन प्रजानायक बीज 95 से ऊपर जर्मिनेशन परसेंटेज होते हैं। मैं जो 90 के ऊपर है वो गेहूं का कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो साथियों, इसके अलावा अभी और कोई प्रश्न हो तो कुछ प्रश्न हैं, पर वो लगभग सामान्य है, बीज दर को लेकर है। मैं अपने जूम पे जो भी हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो बता सकें अगर कोई उनका प्रश्न हो तो। सर मेरा सवाल सर। जी पूछिए पटेल जी। हाँ पूछिए आकाश जी। नहीं सर, जो प्रसाद सर से पूछना था उन्होंने मुझे सेंड कर दिया है। अच्छा जी सर, मेरा सवाल है एक। हाँ जी, आपका परिचय दें पहले। योगेश पाटीदार बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए योगेश जी। सर ये मेरा कहने का मतलब जैसे प्रति एकड़ 50 से 55 किलो गेहूं का बता रहे सर, तो इसके साथ क्या खाद कितना डालना होता है इसके साथ में? 150, 75 और 50 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश। बट इसको 150 किलो नाइट्रोजन में 75 किलो बोने के समय में और 75 किलो पहले पानी में। जी जी सर, ये जैसे कुछ मालवा क्षेत्र में बीघा और एकड़ में कुछ अंतर होता है, तो आपका हेक्टेयर का 4 बीघा के हिसाब से अपना बता रहे हैं। सपोज आपका 5 है, 5 बीघा पर हेक्टेयर का है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करना चाहिए। जी 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 सर। बीघा के लिए आपका 25 किलो और रोटी वाला गेहूं और शरबती गेहूं 30 किलो आपका ये कटिया गेहूं और मालवी गेहूं के। सपोज आपका 5 है, दैट मीन 5 मीन्स आपका 20 किलो पर बीघा आप लगाना चाहिए रोटी वाला गेहूं का, और 25 किलो आपका कटिया गेहूं और डोरंगी। जी 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 सर, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद योगेश जी। आप कहाँ से हैं? वैसे अपना परिचय नहीं दिया आपने। जी सर, मैं झाबुआ जिले से हूँ, पेटलाव तहसील के पास से हूँ। अच्छा, चलिए बहुत जी अच्छी सर, बात पहले है। आप हाँ बोलिए। जी सर, पहले मैं लाइन पे ही था पर कुछ तकनीकी कारण से बाहर हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब संजीव राय जी लिख रहे हैं कि मैं पिपरिया से, जिला होशंगाबाद से हूँ, मैं काला वीट लगाना चाहता हूँ, क्या हमारे क्षेत्र में हो पाएगा? नहीं, काला गेहूं हाँ, काला गेहूं कोई किस्म नहीं है सर। ये जेनेटिक स्टॉक है। नाभी एक ऑर्गेनाइजेशन है मोहाली में, वो निकाला ये काला गेहूं। ये अपना मध्य भारत के लिए नोटिफाइड नहीं है। इसमें लगाने से गेरुआ आने का भी संभावना है। सो अपना विनती है, अभी काला गेहूं का कभी तक कोई भी वैरायटी नोटिफाइड नहीं हुआ। अपना इधर लगाने के लिए में प्रपोज नहीं करते। और साथ में मैं अभी बहुत फार्मर्स मेरे पास भी आते हैं, मेरे पास 100 क्विंटल काला गेहूं है, 120 क्विंटल का काला गेहूं, कौन खरीदने वाला है? बिकॉज इसका मार्केट भी नहीं है, इसका यूटिलिटी भी नहीं है। सो उसी किसान भाइयों को मैं सजेस्ट किया, आप एक गलती किया, आगे कभी गलती मत करना, किसी दूसरा किसान भाइयों को इसको ज्यादा
बिकॉज पहले क्या है ना, किसान भाई 1-1 किलो 100 रुपए में बेचा, अभी वही किसान भाई अभी नहीं लगा रहे। सो दूसरा लोग भी अभी कब तक ये विकसित नहीं हुआ अपना क्षेत्र के लिए, उस टाइम तक थोड़ा काला गेहूं के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाना। अपना पास बहुत ज्यादा किस्म है, अलग अलग किस्म है, ज्यादा पैदावार देने वाला किस्म है, और मार्केट रेट भी ज्यादा आते हैं, और इसका क्वालिटी भी ज्यादा अच्छा है। जी हाँ डॉक्टर साहब, अभी मेरे पास भी काफी लोगों की ये चर्चा में आ रही है। कल ही मेरी किसान भाई से किसी से चर्चा हो रही थी, वो भी ये बता रहे थे कि काला गेहूं बेचने वाले अब बाजार में ज्यादा हैं, और जो लगा चुका है वो अब खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि उसकी रोटी में भी वो स्वाद नहीं है, या उस तरह की जो हम आदी हो चुके हैं वैसा खाना हो नहीं पा रहा है। वही जैसे आपको ध्यान होगा, पहले एक बार सफेद मूसली का जोर आया था, तो जो सफेद मूसली 300-400 रुपए किलो बिक रही थी, वो बाजार में 1500-2000 रुपए में बिकने लगी थी, और किसान को केवल प्लांटिंग मटेरियल बेच रहा था। बाद में जब वो प्रोडक्ट बाजार में आया, तब पता चला कि साहब ये मटेरियल की औषधि कीमत रखता ही नहीं है। तो किसान भाई बहुत सचेत रहें आप इस तरह के हाइप जो क्रिएट हुआ है काला गेहूं का, कि आप पहले स्वयं अपने घर के लिए बो के देखें और उसकी रोटी खाकर देखें। अगर आपको पसंद आए उसकी रोटी, तब फिर आप दूसरे किसान भाइयों को या हमारे शहरी उपभोक्ताओं को उसको बेचने का प्रयास करें। नहीं तो मुझे वही डर लग रहा है। जी डॉक्टर साहब बोलिए आप। एक पहले भी एक है सर, लाखपति गेहूं का नाम से भी आए। अच्छा, बहुत लोग को ऐसे बेचा, वो भी 1-2 साल है चले गया। तो इस टाइप अपना, मैं किसान भाई को एक ही विनती कर रहे, अपना क्षेत्र के लिए कौन सी वाला किस्म विकसित हुआ, नोटिफाई हुआ, वही किस्म, नया किस्म लगा के अपना उत्पादन बढ़ा के अपना मध्य प्रदेश का गेहूं का नाम अच्छा करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहे पूरा। जी कई जो आटा निर्माता हैं, जो आटा बेचते हैं पैकेट में, वो अपने पैकेट पे लिखते हैं कि मध्य प्रदेश का गेहूं, सीहोर का गेहूं, ये हमारे मध्य प्रदेश के गेहूं की वैल्यू है, इसकी कीमत है, जो नाम से बिकता है यहाँ का शरबती। ठीक, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। तो भाई साहब, डॉक्टर साहब से एक चीज और पूछना चाहूंगा जी। ये अपना जो नया आया है DVW 187, ये भी उत्तर भारत पश्चिम क्षेत्र के लिए रिलीज हुआ सर, अपना क्षेत्र के लिए नहीं है सर। इसका क्या है, KVK वालों ने को मिला होगा, हमारे यहाँ जो KVK है गोविंद नगर पे, उन लोगों ने लेके आए थे, तो उसका परफॉर्मेंस फिर भी अच्छा बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी 2-3 किसान जो ले आए थे उस टाइम करनाल से, तो MP में भी, लेकिन उनका रियल लाइफ प्रैक्टिस जो है वो परफॉर्मेंस तो अच्छा दिखा रहे हैं उसका। बट इसमें वही है, अपना सरक रखना पड़ेगा, क्यों ना सर, अपना गेरुआ, काला गेरुआ और कन्नाल बंच से ये वेराइटीज रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से अपना मध्य भारत का किस्म लगाने से अच्छा है। अच्छा, और सर इसमें जैसे अपन करते हैं, सबसे पहले जैसे सीड ट्रीटमेंट वगैरह करके बोया जाए गेहूं को, और हम लोग चाहते हैं जैसे फार्मर्स जैसे ले रहे हैं गेहूं का, कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? नहीं, उसमें क्या है सर, कन्नाल बंट में आपका इधर सॉइल का इनोकुलम बढ़ के आगे स्प्रेड होने का डर है। कन्नाल बंट में सॉइल बॉर्न है, आगे उसी क्षेत्र से अलग क्षेत्र में भी जाने के लिए डर है। इस वजह से अपना कन्नाल बंट वेराइटीज सब्सिट्यूट उत्तर भारत पश्चिम क्षेत्र के लिए और पूर्वी क्षेत्र के लिए रिलीज हुआ वेराइटीज अपना इधर नहीं लगाना चाहिए। अपना महाराष्ट्र, कर्नाटका इसी में रिलीज हुआ वो भी लगा सकते हैं अपना, इधर और उधर का गिरवा एक ही है इसमें। जी, गोविंद पटेल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने जो बताया था मुझे, जो आप बता रहे थे मध्य प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट होता है, तो वो कौन कौन सी वैरायटी है जिसको लगाकर हम एक्सपोर्ट के लिए करें और MSP से अच्छे रेट्स भी मिल सके हमको, और डायरेक्ट मिलर्स भी उसको प्रेफर करते हो लेना? आप अच्छा MP अपना 1544 एक है सर, और HI 1605 है, और MP T288 है, और MPO नंबर से 1255 है, और 1102। ये बहुत वेराइटीज है अपना पास गुणवत्ता के। और कटिया गेहूं में आपका पूसा तेजस है, पोषण है,
ये पूरा वेराइटीज अपना लगा के, बट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको फार्मर्स एक यूनाइट करके ज्यादा मोताद में होते, उसी के बाद ही एक्सपोर्ट होते हैं। अच्छा, जैसे सर अपना जैसे हो जाता है 1000 क्विंटल करीब अपना जैसे घर का हो रहा है, तो उसको अपन ऐसा कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के फार्मिंग के थ्रू पहले आपको चाहिए, मैं कंपनीज का नाम देगा, उससे आप कांटेक्ट करके आप उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी कर सकते हैं। हाँ, जिससे कि सर पहले ये MOU कर सकते हैं उनके साथ साइन कि ये MSP से इतना परसेंटेज आपको ऊपर मिलेगा और ये होगा। जी हाँ, वो आप कर सकते हैं। मैं आपको ईमेल करूंगा सर, तो आप मेरे को उस पे इंफॉर्मेशन शेयर करिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप को कृषक जगत के फेसबुक ईमेल आईडी पर मैं अभी चैट बॉक्स में आपको ईमेल दे दूंगा डॉक्टर साहब का, और यहाँ जब भी मेरा निवेदन है किसान भाई जब भी इंदौर आए, वो कृषि महाविद्यालय के पास में ही है गेहूं अनुसंधान केंद्र, एक बार आप वहां जरूर विजिट करें। वहां पे कई वेराइटीज का प्रदर्शन भी किया जाता है, वो भी आप लोग सावधानी पूर्वक देख सकेंगे। डॉक्टर साहब, गोविंद पटेल जी हैं हमारे सीहोर मध्य प्रदेश के, जहां का मैं अभी जिक्र कर रहा था कि सीहोर का गेहूं बहुत फेमस होता है। तो उनका एक प्रश्न है कि 1544 में बेहतर उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए, और 322 और 1544 में कौन सी किस्म बेहतर है? अपना सीहोर का जगह में अपना को HA 1544 अच्छा है सर, GW 322 से। क्यों है ना, ये 120 दिन के अंदर में पकता है, और उधर GW 322 आपको 130 से 140 दिन लगते हैं। वो होशंगाबाद एरिया में कहाँ ज्यादा पानी है उस एरिया में GW 322 है, बट दाना का गुणवत्ता में HA 1544 अच्छा है, और इसको आप कम पानी में भी लगा सकते हैं। सीहोर में आपका 3, 4, 6 पानी के बीच में कभी भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये HA 1544। उसके साथ साथ अभी नया किस्म HA 1605 है, पूसा उजाला का नाम से, और एक किस्म MP 3288 जबलपुर से रिलीज हुआ, मध्य प्रदेश 3288, और एक वेराइटी है DBW 110। ये चारों आप सीहोर जिला में करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और अच्छा गुणवत्ता का दाना ग्रेन भी ले सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, एक हमारे किसान हैं DS पटेल जी, हालांकि उनका प्रश्न कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि इनके यहाँ कुछ वैरायटी सूखी बोने पर जर्मिनेशन काफी कम होता है, तो सब इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे सूखी बोने पर? सिंह साहब, ऐसा है, देखिए कि यदि आप सूखे की बोनी कर रहे हैं तो बीज की गहराई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सूखे की बोनी में बीज हमेशा उठना बोया जाता है, गहराई 1 से 1.5 इंच रहे, और बोने के बाद में ऊपर से आप पाटा ना चलाएं। जब आपने बीज की बोनी कर दी तो जो घास खुले हैं वो खुले ही रहने दें। उसके बाद जो है वो ऊपर से जब आप पानी चलाएंगे जी, यदि आपके चांस में खुले भी दिख रहे हैं तो ऊपर से बुरक कर मिट्टी अपने आप उनको ढक लेती है, और ऐसे में आपको अंकुरण जो है बहुत ही अच्छा 95 से 100% तक मिलता है। ध्यान ये रखना है कि आपका बीज अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए, उसमें किसी तरह की नमी या किसी तरह का कोई ये दीमक वगैरह न लगा हुआ हो, ऐसे गुणवत्ता कम हो जाती है। और जो दूसरी बात सूखे में बोनी के लिए बताई, उसका ध्यान रखें गहराई ज्यादा ना हो। ये 2 बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा अंकुरण मिलेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज इस कार्यक्रम को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और अगर आपकी और भी गेहूं से संबंधित कुछ जिज्ञासा हैं, चलिए आखिरी प्रश्न ले लेते हैं। रामनारायण चौधरी जी, अपने आप को अनम्यूट करें, काफी देर से आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, अनम्यूट करें पहले आप अपने आप को। जी रामनारायण जी, परिचय दें और अपना प्रश्न करें। नमस्कार, मैं रामनारायण चौधरी, घाटा बिल्लो, जिला धार से सर। सर मेरा प्रश्न ये आज का कि जैसे आज एक पेपर में भी बहुत बड़ी न्यूज छपी है दैनिक भास्कर में कि सब्जियों और फलों में बहुत सारा जो है वो केमिकल और जहर युक्त, और जिसमें मध्य प्रदेश तो समझ लो कि पूरे भारत में नंबर 1 आ गया इसमें केमिकल युक्त सब्जी और फलों में।
तो क्या ये स्थिति अपने गेहूं में भी क्या देखने को मिलेगी भविष्य में? साल 2 साल में ये स्थिति बनेगी क्या? जो केमिकल आज अपन बराबर तरह से जो डाल रहे हैं, उसमें खाद भी वो डाल रहे हैं या पेस्टिसाइड भी डाल रहे हैं, 2,4-D भी डलती है उसमें, तो क्या भविष्य में ये गेहूं की तरफ भी ये इशारा हो रहा है कि ये भी केमिकल युक्त हो जाएगा और ऐसी स्थिति बनेगी मध्य प्रदेश में? सही है। बड़ा हाइपोथेटिकल काल्पनिक प्रश्न भी है आपका। सिंह साहब आप जरूर है। नहीं सर, आज बहुत बड़ा इश्यू है सर ये अब, क्योंकि अभी आज ही के पेपर में ये देखो सर, भास्कर में बिल्कुल दिया है पूरा 25% अपने मध्य प्रदेश है, बाकी प्रदेशों में तो बहुत कम है, फलों और सब्जियों में आया है। तो क्या गेहूं की तरफ भी ये इशारा हो रहा है क्या कुछ? सर गेहूं में भी खरपतवार के अलावा कोई भी केमिकल का जरूरत नहीं सर। आप नया किस्म में पूरा निरोधक है सर, अपना डिसीजेस से, गेरुआ से, किसी बीमारी से रेसिस्टेंट है सर। सो नया किस्म में कोई भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं। और किसान भाइयों को मैं सजेस्ट करना चाह रहे, कोई भी शॉप वाला बताएगा ये स्प्रे करना, वो स्प्रे करना, आपको उत्पादन ज्यादा करना, कब तक आपका केवीके से, रिसर्च स्टेशन से जानकारी नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं लगाना चाहिए। खरपतवार को भी अपना ज्यादा नहीं करते, क्यों ना नॉर्मल निर्णय वीडिंग से आप ज्यादा तक ठीक कर लेगा। तो आपका कोई भी केमिकल गेहूं में जरूरत नहीं है। लेकिन सर गेहूं में भी आजकल देखने को पहले नहीं होती थी, अब इल्लियां आने लग गई, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? इससे कोई नुकसान नहीं है सर। अच्छा, वो थोड़ा समय के लिए आता है और उससे कोई नुकसान नहीं है गेहूं के उत्पादन के ऊपर। कुछ जगह ऐसा देखा गया कि गेहूं के जड़ों में जहाँ नीचे से करीब आधा इंच एक ऊपर माहू लगता है, काला काला माहू, तो उसके लिए फिर क्या करेगा किसान? ये 2 बीमारी लग रही है अभी गेहूं में। कौन सी वाला सर? माहू लगता है, माहू जड़ों में। कुछ फंगस लगती है जैसे। फंगस इसमें नहीं, फंगस नहीं, माहू है। माहू सर, फंगस तो अलग चीज है। माहू सकिंग पेस्ट वगैरह, मोला जिसको बोलते हैं अपन, मोला। जी ऐसा है, देखिए ये मोला जो है ये अपने गेहूं में नया ट्रेंड है। पिछली बार है कि बरसात का सीजन लंबा हो गया था जी, इतना लंबा था कि करीब 20-25 नवंबर तक भी बारिश होती रही जी, और मिट्टी को जो हवा और धूप लगनी चाहिए वो नहीं लग पाई। इस वजह से जो रोगाणु या कीटाणु और कीड़े जो मरने चाहिए मिट्टी के अंदर वो नहीं मरे। जी बिल्कुल सही। रूट एफिड आता है तो उसके लिए हम कोई भी इंसेक्टिसाइड जिससे कि भूमि उपचार होता है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और ये सारे रसायन ऐसे होते हैं कि ये अपना प्रभाव समाप्त कर लेते हैं फसल के साथ साथ ही। जी सर, तो इसलिए आप इस तरफ से निश्चिंत रहिए कि आपने यदि माहू के उपचार के लिए या कोई आपने खरपतवार के नियंत्रण के लिए दवाई डाली तो फसल के बाद भी उसका असर रहेगा जी। बस आपने उसको सही समय पे, सही मात्रा में और सही डाला है तो वो आपकी फसल को बचा लेगा और फिर उसका कोई अवशेष आपकी फसल में या मिट्टी में नहीं रहता, तो आपकी खेती भी उससे ठीक रहेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा मेरा ये था चौधरी जी कि आप समन्वित कीट प्रबंधन का उपयोग करें, जिसमें कि कई तरह के आजकल सेप्टा आते हैं, येलो शीट्स आती हैं, स्टिकिंग शीट्स वगैरह, पहले आप उनका उपयोग करें। और जब एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर अगर कीटों का प्रकोप होता है तभी आप अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जानकारी लेकर ही दवाई का छिड़काव करें। मेरा आप सभी से विनोद जी के पास में आता हूं, उसके पहले सुरेंद्र जी काफी देर से प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी आप प्रश्न करें। सुरेंद्र जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ सुरेंद्र जी आपको मैं देख रहा हूँ, आप प्रश्न करें जल्दी, समय की कमी है हमारे पास, हमारा सत्र अंतिम सत्र में है और उसके बाद में कृषि ज्ञान प्रतियोगिता के 1-2 सवाल है मेरे। जी सुरेंद्र जी बोलिए। सुरेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाए हैं। विनोद पटेल जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? विनोद पटेल जी अभी आप आए थे स्क्रीन पर। चलिए तो साथियों अब हम इस कार्यक्रम का यहीं समापन करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज के इस कृषि ज्ञान प्रतियोगिता का मैं यहाँ पर आपके साथ एक प्रश्न करूंगा, जिसका जो भी उपयुक्त जवाब होगा उसको हम ये प्रथम पुरस्कार यहाँ पर एक कृषक जगत द्वारा प्रकाशित सदाबहार खेती के रूप में
यहाँ पर देंगे। तो मेरा प्रश्न आप सभी साथियों से ये है, आप अपना तैयार रखें, चैट बॉक्स में उसको आप लिख सकें, और लिखने के बाद अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें ताकि ये उपहार को हम आप तक पहुंचा पाएं अपने पते के साथ। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि बीजोपचार के कोई 3 लाभ बताएं। बीजोपचार के कोई 3 लाभ बताएं। तो करण पटेल जी, आप बताना चाहते हैं बीजोपचार के लाभ? गेहूं की फसल में बीजोपचार क्यों जरूरी है, उसके कोई 3 लाभ बताएं। हेलो जी बताइए सर। इसलिए जरूरी है, सीड ट्रीटमेंट करना जरूरी है। एक तो जमीन का जो फंगस है बारिश में हुआ है। हेलो जी आप बोलिए। जमीन में जो फंगस है एक तो वो दूर करता है, और पूरी मात्रा में जो बीज अपन ने बोया है वो उगाता है। और मतलब अच्छी क्वालिटी में, मतलब मैंने दाने को मतलब अच्छी क्वालिटी में बाहर करता है अच्छे से, मतलब मैंने ग्रीस ने क्लोरोफिल करता है। ये है सीड ट्रीटमेंट का। और कोई किसान भाई इससे बढ़िया उपयुक्त जवाब दे सकें? सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसमें समय लूं। जी आकाश जी बताइए। हेलो हाँ बताइए। सर बीज उपचार का सबसे सर अपना जीवन में आजकल चलने लगा, बीमारियां आने लगी तो बीज उपचार का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले अब गेहूं में थोड़ा सा विस्तृत में बोल देता हूं मैं कि बीज उपचार को जैसे करना है तो फंगिसाइड से करेंगे सर्वप्रथम, जो कि अपने बीज जनित जो फंगस रहती हैं बहुत सी बीज में आ जाती हैं तो उनको कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ जैसे ही वो अंकुरण की अवस्था में आएंगी जमीन में, जैसे वो अंकुरण पाएंगी तो जमीन में जो जड़ बहुत नरम रहती है वहां भी उसकी रक्षा करेंगी। दूसरा उसको करना चाहिए बीज उपचार इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार करेंगे तो उसको जैसे जड़ में जो छोटे अवस्था में पौधा निकलेगा तो उसको कीटों से, जैसे जो रसचूसक कीट सकिंग पेस्ट रहते हैं उनसे उनकी रक्षा होगी। दूसरा उसमें रेस्ट माइक्रोबियल स्कोप से डाल दिए जाते हैं जैसे कि राइजोबियम कल्चर से, और जो बेस्ट पीएसबी है उनसे बीज उपचार करना चाहिए। तो उनसे बीज उपचार करते हैं तो उससे जो अपनी फर्टिलाइजर से उसकी उपलब्धता बढ़ती है, रूट डेवलपमेंट अच्छे से होगा, जिससे कि जो उसकी प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ वो आएगी, टिलरिंग अच्छी करेगा, और साथ में जो मैच्योरिटी देगा उस टाइम पे जो क्वालिटी बनेगी सीड की वो बहुत ही अच्छी होगी। इसलिए किसानों को बीज उपचार तो सर्वप्रथम करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो दवाएं लगती हैं वो सबसे कम लगती हैं और जो रिजल्ट है वो सबसे बेस्ट निकल के आता है। बहुत बढ़िया आपने विस्तार से जानकारी दी है। और कोई किसान भाई इससे बेस्ट ढंग से बता सकें, या डॉक्टर साहब से हम निर्णय ले लेते हैं? जी सर। जी जैसे हम अगर बीज उपचार करते हैं तो एक तो हमें लंबे समय तक फंगस से बचाव होता है जमीन में। जी हाँ। और दूसरा बीज जो एक लंबे समय तक अगर पानी अगर हमने सही समय पे दिया अगर तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो बीज खराब नहीं होता है उसमें। और तीसरा है कि उसके जो बीज हम अगर दवाई में उसके हिसाब से करेंगे तो पूरा अंकुरण होने की क्षमता पूरी रहती है उसमें, तो हमारा बीज जो है वो वेस्ट नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, अब आप निर्णय दें कि सबसे पहले और सबसे उपयुक्त जवाब हमारे किस किसान भाई का रहा? योगेश पाटीदार जी, करण पटेल और आकाश पटेल जी ने भाग लिया था इस क्विज कार्यक्रम में, और तीनों ने काफी अच्छे अपनी समझ से जवाब दिया। योगेश जी, आपने बीज उपचार करते हैं आप अपनी फसल में? जी डिवाइस जो सिजेंटा का डिवाइस करके कुछ आता है जी, हम उस एक तो सिजेंटा का डिवाइस करके आता है उससे हम बीज उपचारित करते हैं। और आकाश पटेल जी? सर मैं सबसे पहले सर जो बेविस्टिन आता है फंगीसाइड में उससे करता हूँ। उसके बाद इंसेक्टिसाइड में जैसे कि देख लेता हूँ कौन सी कैटेगरी के इंसेक्ट्स आते हैं, तो जैसे थाइमेथॉक्स जो लिक्विड आता है उससे कर देते हैं। और उसके अलावा फिर जैसे गेहूं है तो गेहूं के लिए अलग जो माइक्रोबियल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए पीएसबी कल्चर जो सबके अलग अलग है, नाइट्रोजन सबके लिए अलग अलग है, बाकी पीएसबी तो सब में सेम ही चला जाता है। और पोटास वाला तो नाइट्रोजन जैसे गेहूं है तो उसमें अपने एजोक्टोलम, और जैसे पैडी है तो एजेक्टोवेक्टर,
और जैसे अपना चना है, दलहनी फसलें हैं, उसमें अपना राइजोबियम कल्चर ही डाल दिया जाता है। सभी फसलों में आप बीजोपचार करते हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया। करण जी, आपने भी बीजोपचार किया है अपनी फसल को पहले? बिल्कुल करते हैं सर, टेबिकुलम से करते हैं और टाइकोडर्मा है जी, वो थायरम वाला। चलिए, बहुत हमारे साथ आज प्रगतिशील किसान ही बैठे हैं। डॉक्टर साहब, अब आपका निर्णय फाइनल रहेगा। आपने सबसे ज्यादा मार्किंग, आप सबसे उपयुक्त जवाब किसको मानेंगे? आप अनम्यूट करें डॉक्टर साहब, अनम्यूट करें डॉक्टर साहब जी, अनम्यूट करें। नहीं, तीनों बहुत अच्छा बताया इसमें जानकारी, बट एक को चिन्हित करना है, दो का? अभी तो एक को करना है, फिर हमें एक फेसबुक लाइव से भी चयन करना है जहां पर हमारे किसान भाई तीनों बहुत अच्छा एक्सपीरियंस के हिसाब से किया, बट योगेश पाटीदार जी सेकंड वही बताया ना? जी नहीं, आकाश मैंने बताया था सेकंड। आकाश जी ने सेकंड बताया, थर्ड योगेश जी ने। हाँ, आकाश जी सही से पूरा एक्सप्लेन किया। इसके बाद चलिए, तो ये आज पुरस्कार हम आकाश पटेल जी को देते हैं। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आकाश पटेल जी के लिए अपने स्थान से ही तालियों में बजाएं, मतलब ऐसी ताली बजाएं कि उसकी गड़गड़ाहट सभी किसान भाइयों को सुनाई दे। आकाश जी, आपको ये नहीं सर, हम सब आपके मार्गदर्शन में ही रह के सीख रहे हैं जी। आकाश जी, कृषक जगत द्वारा प्रकाशित ये सदाबहार खेती आपको किताब भेजी जाएगी। इसमें इस तरह के बीजोपचार के साथ साथ और भी जैविक खेती के बारे में, जो टिकाऊ खेती हो उसके बारे में, सॉइल हेल्थ आपकी बनी रहे, उसकी पूर्ण जानकारी इसमें दी जाएगी। तो चलिए, बड़ा मजा आया। ये कृषि ज्ञान प्रतियोगिता को हम आगे के सत्रों में और ज्यादा विस्तार देंगे, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से, जो प्रगतिशील किसानों के माध्यम से और वैज्ञानिकों के संरक्षण में जो जानकारी हमारे अन्य किसान भाइयों को जा रही है, उसका बहुत प्रमाणित असर भी पड़ता है और उसका बहुत प्रामाणिक उत्पादन में वृद्धि भी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत। पटेल जी, आपका मोबाइल नंबर जरूर आप बता दें, और मैं कृषक जगत की टीम से चाह रहा हूं कि आकाश पटेल जी का मोबाइल नंबर नोट करें, ताकि उनसे पता लिया जा सके और उनको ये पुरस्कार प्रेषित किया जा सके। आकाश जी, मोबाइल नंबर बताइए आपका। सर, मेरा मोबाइल नंबर है 7999। जोशी जी लिख रहे हैं 7999 23 जी 9079 9079। और आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा फिर से बता दें। सर, मैं मध्य प्रदेश तहसील डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, तहसील पिपरिया से हूँ, विलेज गड़ाघाट। अच्छा, कृषक जगत से भी जुड़े हुए हैं आप? सर, इससे पहले नहीं, लेकिन मैं न्यू टू एग्रीकल्चर हूँ। मैं इससे पहले स्टूडेंट था, लेकिन अभी फैमिली मेंबर का जो था इसका मैनेजमेंट अब मैं ही देखने का स्टार्ट किया। मेरे को 1 ईयर का एक्सपीरियंस ही है, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आप जैसे प्रसाद जी हैं, आप हैं, ये जो चीजें इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है कृषि का, लेकिन वो भी अगर समय दें कृषि के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी कृषि से जुड़ सकते हैं, नई टेक्निक से अच्छी पैदावार कर सकते हैं। मैं केवीके से जाकर ये चीजें मैंने सीखी हैं, और मेरे को प्रसाद जी का भी बहुत ही मैं थैंकफुल रहूंगा। उनके साथ जुड़कर भी मुझे बहुत ही मजा आया, आपके साथ भी बहुत सी चीजें सीखने को मिली, और मैं जरूर चाहूंगा कि आगे भी आपके साथ बहुत कुछ सीख सकूं। चलिए, बिल्कुल, आप हमारे फेसबुक लाइव को भी आप सब्सक्राइब करें और जी लाइक भी करें। और कृषक जगत का साथियों यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, ट्विटर्स भी, इन सभी प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत आप लोगों को ये जानकारी समय समय पे पहुंचाता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बार फिर से पुनः साईं प्रसाद जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि आज उन्होंने हमारे किसान भाइयों को इतना समय दिया, बहुमूल्य जानकारी दी। सिंह साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार अपना और एक साइंटिस्ट है राहुल फुके भी इसी में है, वो भी अपना इंस्टीट्यूट का साइंटिस्ट है। आप कटिया गेहूं, दुर्गम वीट के ये पूरा रिसर्च करते हैं, के लिए भी अपना इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। राहुल जी, आपका परिचय दे दीजिए। आप स्वयं भी, आपसे मेरी मुलाकात तो नहीं हुई है, चलिए आज इस माध्यम से भी मुलाकात हुई। जी राहुल जी, बताएं।
हाँ हेलो सर, सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, वेरी क्लियर। हाँ धन्यवाद, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। बहुत सारे फार्मर्स आपके साथ ज्वाइन हैं, बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम के कारण बहुत सारी नई तकनीकी और नई किस्मों के प्रचार भी होगा, और बहुत सारी जो किसानों के बीच कुछ चीजें गलत पता चल जाती है, उसका निराकरण यहाँ पे बहुत अच्छे से हुआ है। तो बहुत आपका शुक्रिया हूँ, ऐसे प्रोग्राम में हमें शामिल किया। बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है, और आप देखेंगे कि अभी तो हमारे साथ यहाँ 100-150 किसान जुड़े हुए हैं जूम पर, और फेसबुक लाइव में आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, 3-4 दिनों में ये किसान पुनः इसका प्रसारण देख सकते हैं। और आप देखेंगे 4-5 दिन में ही ये 20 से 25 हजार किसान करीब आपके इस कार्यक्रम को, हमारे इस कार्यक्रम को देख चुके होंगे। और वो से अपना इस कार्यक्रम में जो यहाँ पर आपने उपाय बताए हैं, डॉक्टर साहब ने जो उपाय दिए हैं, और दूसरे किसान भाइयों से भी जो सत्संग हुआ है, उससे उसका वो लाभ जरूर उठाएंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि अगर वो उत्पादन बढ़ा पाए तो डॉक्टर साहब और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। धन्यवाद बहुत बहुत डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब आपका भी धन्यवाद। और राहुल जी, आपसे फिर और किसी समय और डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप धन्यवाद। धन्यवाद।